आपको इस स्लाइड में दो इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा बताई क्या, कि ये जो आपका नाइट्रोजन बेस है वो कौन से कार्बन को लगता है, कार्बन 1। फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन को लगता है, कार्बन 5। याद रहेगा, ठीक है। दिस इज अ हायर ऑर्डर क्वेश्चन फॉर योर मॉलिक्यूलर बेसिस एज वेल एज बायोमोलिक्यूल चैप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब ब्रीदिंग वाले में खाली बस एक और ऐसा स्लाइड है जो बस कंसेप्चुअल ही है थोड़ा सा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, मतलब रीडिंग पार्ट है, ऐसा कंसेप्चुअल भी नहीं है, रीडिंग है। ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करना। जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तब क्या होता है, नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी विल मूव आउट एज हीट, glucose is oxidized in several small steps that will enables small steps to couple the release energy to ATP synthesis. What is couple मतलब add, छोटे छोटे स्टेप में थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, वो छोटे छोटे स्टेप की एनर्जी को दिया जाता है, तब जाके उससे एटीपी सिंथेसिस होता है। तुमको याद होगा ग्लूकोज अगर सही से ब्रेक होगा तो 38 एटीपी देगा, अगर सही से नहीं ब्रेक होगा तो 2 एटीपी देगा, करेक्ट है। 38 when it is complete oxidation and 2 when it is incomplete oxidation, सही है। आगे सुनो, during respiration oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy is released. I told you this, 6 CO2 बनता है, 6 water निकलता है, 38 ATP निकलता है। Certain organisms are adapted to anaerobic condition. Certain organisms are adapted to anaerobic condition. कुछ ऑर्गेनिज्म आपको पता है ऑक्सीजन यूज करते हैं, कुछ नहीं भी यूज करते। जो यूज करते हैं वो लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म से, जो नहीं यूज करते उसको हम एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एनारोबिक में भी दो बात आप जरा समझ लो, सम आर फैकल्टेटिव्स एंड अदर्स आर ऑब्लिगेटरी। The word obligatory always and always means compulsory. Obligatory मतलब compulsory। कुछ लोग कंपल्सरी एनारोबिक होता है, मतलब उनके लिए ऑक्सीजन पॉइजन की तरह काम करता है। तुम ऑक्सीजन देगा, बोलेगा नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को एनारोबिक कंडीशन में ही जिंदा रहने का, ठीक है। कुछ होते हैं फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव मतलब चेंजेबल, फैकल्टेटिव मतलब चेंजेबल, जो स्विच, मैं बोलता हूं स्विच कर सकते हैं। ऑक्सीजन दिया तो एरोबिकली बिहेव करेगा, ऑक्सीजन नहीं दिया तो एनारोबिकली बिहेव करेगा। मुझे लगता है फैकल्टेटिव वाले का एक अच्छा ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, अपने ह्यूमन मसल सेल्स नॉर्मली दे यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं देगा तो भी फिर वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, लेकिन बनाएगा। समझ में आता है क्या, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटरी। अब सुनो, अब हम चैप्टर के एकदम मेन हिस्से पे घुस रहे हैं। एक्चुअली समझो अभी से लेक्चर चालू, अभी से लेक्चर चालू, इतना समझो अभी चलेगा। स्टार्टिंग का सब जो भी था वो सब ठीक है, रीडिंग पार्ट था, उसमें कुछ कंसेप्चुअल नहीं था। नाउ यू लव द चैप्टर। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल टू ऑल है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बोलता हूं, इट इज परमिएबल टू 3 कार्बन कंपाउंड। जैसे मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई, आप कहीं पे बुक में लिख के रखिए कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्मूथ एंड कंटिन्यूअस है, वो 3 कार्बन को परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन अगर आप देखें तो इट इज रफ एंड थ्रोन इनटू नंबर ऑफ फोल्ड्स। ये दिख रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा सब कुछ है कि नहीं। ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड को परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन 3 कार्बन, इनर मेम्ब्रेन 2 कार्बन। लिख के रखो, इससे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन, इनके बीच में एक छोटा सा स्पेस है, उस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अच्छा, जहां तक यही इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस को अगर आप चाहिए तो इसको आउटर कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आउटर कंपार्टमेंट।
तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जगह को क्या बोलने का, इनर कंपार्टमेंट। यही इनर कंपार्टमेंट को आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन की जहां तक बात है, दैट इज थ्रोन इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स वाला एरिया, बिग बिग फिंगर लाइक फोल्ड्स। इस बिग बिग फिंगर लाइक फोल्ड्स को, आपको पता है कभी भी कोई चीज जो फोल्ड वोल्ड होती है उसका पर्पस होता है सरफेस एरिया बढ़ाने का। तो ये जो आप बड़ा सा इनफोल्डिंग देख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टे एंड क्रिस्टा? क्रिस्टे और क्रिस्टा में क्या फर्क है? क्रिस्टे इज अ प्लूरल टर्म, क्रिस्टा इज अ सिंगुलर टर्म। मुझे लगता है मैंने जो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया है उसमें एक क्रिस्टा, दो क्रिस्टा, तीन, चार, पांच, छह क्रिस्टा है। लेकिन जब मैं छह साथ में बोलूं तो मुझे क्रिस्टे बोलना चाहिए। एक एक अलग अलग बोलूं तो मुझे क्रिस्टा बोलना चाहिए। आई होप आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। क्रिस्टा वर्सेस क्रिस्टे। और सुनो दूसरी चीज, ये जो क्रिस्टा है क्योंकि ये काम का था तो हमने एक क्रिस्टा को एनलार्ज किया। कैन यू सी दिस डायग्राम? क्या आपको नहीं लग रहा है मैंने ये डायग्राम को कट करके मैग्नीफाई किया रहेगा तो ये वाली आउटर मेम्ब्रेन ये वाली हो गई होगी, ये वाली इनर मेम्ब्रेन ये वाली सब हो गई होगी, और इसके ऊपर ऐसे स्टॉक बल्ब लाइक पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। ये जो स्टॉक बल्ब लाइक पार्टिकल्स होते हैं ये लैक्स वगैरह में होते हैं, लैक्स में। इनको बोलते हैं F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। इसी के अंदर ऑक्सीडेशन होने वाला है, ये ऑक्सीडेशन करने वाली बॉडी है, इसीलिए इसको ऑक्सीजोम भी बोलते हैं। ऑक्सी मतलब ऑक्सीडेशन, सोम मतलब बॉडी, ऑक्सीडेशन करने वाली बॉडी ऑक्सीजोम्स हो गई। क्लियर बच्चों, सही है। F1 पार्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजोम्स, ठीक। अच्छा, जहां तक मैट्रिक्स का सवाल है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये आप समझो रिवीजन फेज में कर रहे हैं, तो मैं ये बोलता हूं मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होगी। मैट्रिक्स में देयर विल बी एंजाइम्स नीडेड फॉर द साइकिल्स विच एग्जीक्यूट देयर। तुमको पता है मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल एक साइकिल होगा, आगे आपको समझ में आने वाला है। तो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स होंगे। इसके पास 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है, 70S, जो कि तुमको पता होगा 70S राइबोसोम होना प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का फीचर है। तो पूरे प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होता है, जबकि होना चाहिए 80S। यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम्स होता है। आई होप यू माइट बी नोइंग दिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, 70S राइबोसोम तीन जगह पे होते हैं। किधर? प्रोकैरियोट्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। इज दैट क्लियर? इन एडिशन टू दिस दे विल हैव सर्कुलर डीएनए एज वेल। इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है। बोलेंगे सर खुद का डीएनए क्यों? अरे खुद का डीएनए इसलिए कि ताकि इसको सेल पे डिपेंडेंट ना होना पड़े खुद की डिवीजन के लिए। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, समझो आप बहुत फास्ट भागने लगे, उस समय मसल सेल को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तब वो मसल सेल की सेल साइकिल का वेट नहीं करेगा कि 24 घंटे के बाद सेल डिवाइड होगा तो मैं एक का दो माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, नहीं। उसके पास खुद ही इनबिल्ट मैकेनिज्म होना चाहिए, जरूरत पड़ने पे वो अपना नंबर बढ़ा सके। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया आर बेनिफिटेड विद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, that is a circular DNA which is there in chloroplast and mitochondria both. Is that clear? अच्छा, तो बच्चों ये देखो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जिसको हम चाहिए तो आउटर कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। करेक्ट? ये साइड आपको पता है मैट्रिक्स आ जाएगा, इधर जो है ये सब होते हैं F1 पार्टिकल। क्योंकि F1 पार्टिकल ही काम का है, उसी के अंदर ऑक्सीडेशन होने वाला है, जो इस चैप्टर का पर्पस है। ऑक्सीडेशन तो समझाने का ना, C6H12O6 पे 6 ऑप्शन कैसे ऐड होता है, काम होता है। तो वो है भैया F1 पार्टिकल को भी मैंने मैग्नीफाई किया। इसके मेनली दो पार्ट है, एक बेस है, हाँ तीन पार्ट बोला है, बेस इज F0,
हेड को बोलते हैं F1, स्टॉक को बोलते हैं F2। F बोले सर बार बार ये F लेटर आ रहा है, वो किस लिए है? F इज बाय द इन्वेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल। उन साहब का नाम था फर्नांडिस मोरैन। उनका नाम क्या था? फर्नांडिस मोरैन। तो फर्नांडिस मोरैन सब यूनिट्स बोलते हैं इसको। इसी को F1 पार्टिकल, इसी को ऑक्सीजोम, इसी को फर्नांडिस मोरैन सब यूनिट्स बोलते हैं। आई होप मैंने काम की सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इतना चीज अपने को आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े क्या? नाउ बच्चों, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी देयर। इफ यू सी व्हाट एम आई डूइंग, मैं अभी चैप्टर का सीक्वेंसिंग एनसीईआरटी का थोड़ा चेंज करता हूं। मेरे को एनसीईआरटी का एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं पसंद है इस चैप्टर में खासकर। ठीक है, तो देखो मैं मेरे हिसाब से क्या कर रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूँ। एरोबिक पढ़ा रहा हूँ मतलब आगे एनारोबिक भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर ग्लूकोज के पास सेल के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो और वो लेने को सक्षम हो, वो टाइप के सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। जो ऑक्सीजन नहीं लेना चाहते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। फिलहाल मैं एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन तुमको पता है बच्चों, ये इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP molecule। इसको कैसे समझना है, व्हाट इट इज, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट एम आई डूइंग, आप देखो मैंने आपके साइड में एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया है। कंसिडरिंग ये जो व्हाइट फेंसिंग है, ये समझो कोई सेल की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन है। बेसिकली ये सेल का इंटीरियर है। तो ये अंदर जो येलो में देख रहे हैं, ये क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बोले सर इतना बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ भाई, चैप्टर जो पढ़ा ना उस पर ध्यान देते हैं। समझो न्यूक्लियस इधर किधर साइड में चिपका पड़ा, अपने को क्या करने का, करेक्ट? अच्छा, तो सुनो, सेल के अंदर बाय द प्रोसेस डाइजेशन और बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज फाइनली सेल में आ जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या? C6H12O6 सेल के अंदर आ जाता है, करेक्ट? प्रॉब्लम क्या है, ग्लूकोज मेरे हिसाब से डॉलर्स में है, अपने को कन्वर्ट करना है इसको रुपीज में। केमिस्ट्री के हिसाब से सोचे तो ये कार्बन 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 6 कार्बन हो गया। इसके अंदर खजाना छुपा हुआ है। इसको, इस खजाने को ओपन करने के लिए अपने को ऑक्सीजन की मदद लगती है, वो भी 6 ऑक्सीजन। कितनी? 6 ऑक्सीजन की मदद लगती है। इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से क्या होगा? ग्लूकोज विल ब्रेक इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन? 3 कार्बन कंपाउंड। ओके, 3 कार्बन मतलब क्या? इसको तुम ऐसे समझ लो ना बच्चों, मैं कार्बन 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 एक लिखता हूं, फिर कार्बन 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 दूसरा लिखता हूं। समझे कि नहीं? क्या मैं बोलूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल था 6 कार्बन कंपाउंड का, उसका फाइनली एक और एक 2 मॉलिक्यूल बन गया कि नहीं? 2 मॉलिक्यूल, और सारे कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन कंपाउंड ईच। यस, यू नो दैट 3 कार्बन कंपाउंड इज नथिंग बट पाइरोविक एसिड। याद आएगा? पाइरोविक एसिड। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनो, क्या लिख रहा हूं मैं इधर। आप देखो इधर मैंने क्या लिखा? प्रोसेस, सबस्ट्रेट, साइट एंड एटीपी। 3 चीज लिख रहा हूं मैं। समझो मेरे पास सबस्ट्रेट, यू माइट बी नोइंग अप टिल नाउ माय लैंग्वेज, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। सबस्ट्रेट मतलब रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अपने पास समझो ग्लूकोज है। इट इज द मोस्ट प्रिफर्ड रॉ मटेरियल। बहुत आसान होता है ग्लूकोज से एनर्जी निकालना, बाकी लोग से थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, ग्लूकोज क्या आप देख रहे हैं? रहा 6 कार्बन कंपाउंड, इसके अंदर खजाना छुपा है। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके हमको पाइरोविक एसिड मिलेगा। टू बी प्रिसाइज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज which is 6 carbon compound will break into pyruvic acid, क्योंकि pyruvic acid 3 कार्बन का होता है इसलिए 2 मोल्स बनेगा। अंडरस्टूड? ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोस मतलब शुगर, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। ग्लाइकोस मतलब शुगर, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। शुगर का ब्रेकडाउन करना, ये जो प्रोसेस है उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। अंडरस्टूड? बराबर। अच्छा, वेयर इज दिस रिएक्शन गोइंग टू एग्जीक्यूट? देखो मैंने साइट लिखा है, साइट।
ये किधर होता है मेरे बच्चों? दिस हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। किधर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। समझ में आई मेरी बात? तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है ग्लूकोज गेटिंग कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड हैपेंस इनसाइड साइटोप्लाज्म and this is this particular step is going to give 8 ATP. कितना ATP देगा ये? 8 ATP देगा, 8 ATP देगा। कैसे, ये आगे का चर्चा है, बात करेंगे। ठीक है, इतना समझो कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का था, जब मैं उसको बीच से तोड़ूंगा तो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन जाएंगे। यस और नो? उस 3 कार्बन कंपाउंड का नाम है पायरोविक एसिड। एनसीईआरटी इसको पायरोवेट बोलते हैं, चलेगा ना? क्या दिक्कत है? बराबर। अच्छा, ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बता दिया, ग्लूकोज का ब्रेकिंग। अच्छा, हमको लगता है सिंपल स्टेप है, एक स्टेप वगैरह में हो जाता रहेगा, ऐसा नहीं है। इट इज अ 10 स्टेप रिएक्शन। कितना स्टेप? 10 स्टेप में ग्लूकोज 6 कार्बन को हम फाइनली 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बना देते हैं। इज दैट क्लियर? किधर होगा ये होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। नाउ यू कैन सेंस मेरे बच्चों, ये मैंने ग्लूकोज लिखा, इसका 6 कार्बन लिखा, इसका मेरे पास 1 मोल या मोलिक्यूल होगा। इससे मुझे पायरोविक एसिड बनेगा जो कि 3 कार्बन होगा। तो 3 into what will be 6? Obviously it is 2. Yes or no? 2 मोल पायरोविक एसिड के बनेंगे। ये जो है ये काफी बड़ा रिएक्शन है, हम इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। समझ गए? ग्लाइकोलिसिस में क्या हो गया? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। इज इट कंप्लीट ब्रेकडाउन? नो, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है। कंप्लीट ब्रेकडाउन होता तो ये 3 कार्बन नहीं 1 कार्बन होना चाहिए, 1 कार्बन होना चाहिए। समझ गए? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, ठीक है, बट कितने स्टेप लगे इसको? जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट टेक्स 10 स्टेप्स। समझ में आता है क्या? अच्छा, ये स्टेप्स किधर होते हैं आप देखो जरा इसमें। कांट यू सेंस ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है कि नहीं? अच्छा, कितना एटीपी जनरेट करेगा? 8 एटीपी जनरेट होगा ग्लाइकोलिसिस के जरिए। इज दैट क्लियर? अब पायरोविक एसिड अपना 3 कार्बन बन गया। अब क्या होता है बच्चों, तुमको याद होगा इधर किधर ऐसी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह चालू हो जाती है। यस और नो? करेक्ट और नॉट? है ना? ये मैंने उसके क्रिस्टे बना दिए। ठीक, तो क्या होता है, पायरोविक एसिड अंदर आता है। समझे? ठीक है, अंदर आता है और तुमको पता है आगे कुछ एसिटाइल करके कोई कंपाउंड बनेगा, और वो जो एसिटाइल बनेगा वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। कितना? 2 कार्बन। फिर ये और अंदर आएगा, तब जाके फाइनली NADH2 एंड FADH2 नाम के रेड्यूस्ड कोएंजाइम बनेंगे। समझा? ये पूरा प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, चाहे मेम्ब्रेन में हो चाहे अंदर हो, उसको ब्रॉडली हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब साइकिल बोलते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, पायरोविक एसिड मेरे बच्चों ध्यान से देखो, डायरेक्टली मैंने लिख दिया ना, पायरोविक एसिड से अपने को फाइनली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ चीजें मिलती है बाय द नेम NADH2 and FADH2. This work is taken care by a cycle called as Krebs cycle, which I would say happens in 2 parts. One within the membranes. One within the membranes. Can you see बच्चों? एक कुछ सेट ऑफ रिएक्शन रहेगा जो इधर होगा और बाकी जो है इधर होंगे। यस और नो? अभी फिलहाल उसकी डिटेलिंग नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है, पायरोविक एसिड अंदर आता है और वो कुछ स्टेप से लास्ट में NADH2 FADH2 वगैरह बन जाता है। ठीक है, बराबर? अच्छा, ये चीज की जरूरी बताओ। दिस हैपेंस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपल, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, ये मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है भाई, ठीक है। कितनी एटीपी बनेगी? इनडायरेक्टली 30 एटीपी। कितनी?
30 एटीपी बनेगी। आप नहीं देख रहे 30 + 8 कितने हो गए, 38 एटीपी, यही तो था, करेक्ट और नॉट। लेकिन मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया कि ये इनडायरेक्ट एटीपी होता है। इसको डायरेक्ट एटीपी कैसे, मतलब इसमें से डायरेक्ट एटीपी कैसे बनाए, उसके लिए ये जो NADH2 FADH2 है, इनको हेड ऑफ F1 पार्टिकल में जाना आवश्यक है। समझे क्या? क्यों हेड ऑफ F1 पार्टिकल? तो इतना तो क्या स्पेशल है उसको, उसके अंदर क्यों भेजने का? हेड ऑफ F1 पार्टिकल has innate an enzyme named ATP synthase। हेड ऑफ F1 पार्टिकल के अंदर एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है ATP सिंथेस। समझ गए? ATP सिंथेसिस करने के लिए NADH2 FADH2 को हेड ऑफ F1 पार्टिकल के अंदर लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं लेके जाएंगे तब उससे आप डायरेक्ट ATP मत एक्सपेक्ट करो। NADH2 FADH2 I would say is an indirect form of ATP। ये प्रोसेस जिसमें हम इनडायरेक्ट एटीपी, लेट मी राइट दिस वर्ड, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, कौन सा? ये लोग इनडायरेक्ट एटीपी के फॉर्म में है, बराबर है। ये इनडायरेक्ट एटीपी से अगर आपको डायरेक्ट एटीपी बनाना है तो अपने को एक और साइकिल करना होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैन यू सेंस व्हाट आई डिड? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा? इट इज अ प्रोसेस बेसिकली टू कन्वर्ट द इनडायरेक्ट एटीपी इनटू डायरेक्ट एटीपी। समझ में आती है मेरी बात? मतलब क्रेब्स साइकिल क्या करता है, चीजों को इनडायरेक्ट एटीपी बना के छोड़ देता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो वो इनडायरेक्ट एटीपी पड़े रहते और आप उसको यूज नहीं कर पाते। तो इनडायरेक्ट एटीपी को डायरेक्ट एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए एक एडिशनल प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किधर होता है भाई? दिस हैपेंस इनसाइड द F1 पार्टिकल। जो इनर मेम्ब्रेन पे F1 पार्टिकल लोकेटेड है उधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। समझ गए कि नहीं? इज दैट क्लियर? बराबर। यहां पर मेरे बच्चों मैंने फिलहाल डैश लिखा हुआ, डैश। मैं आगे चल के डैश में फिलिंग द ब्लैंक सबसे पूछूंगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमको कितना एटीपी बनाने की ताकत दे सकता है या कितना एटीपी बना सकता है। बहुत बच्चों को अभी से आता भी रहेगा, ठीक है? आता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, हाँ ठीक है, बराबर। चलो अब आपको ये थोड़ा समरी समझा बच्चों? बोले सर लास्ट में 38 एटीपी लिखा है, इसका क्या मतलब? अरे टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब मिला के 38 एटीपी बनता है फाइनली। इज दैट क्लियर? ये मैं फिलहाल मेरे बच्चों ये मैं खाली रख रहा हूं, इसका फिलिंग द ब्लैंक्स हम डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट एटीपी कितने बन सकते हैं, वो आगे की जर्नी है। इतना समझा मेरे बच्चों? ठीक है, हाँ आपका आंसर रॉन्ग है, हाँ नील परमार जो आपने आंसर दिया दैट इज रॉन्ग, थोड़ा सा आप फिर से रीचेक करो। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ इसका फोटो ले लेंगे, आपको आइडिया समझ में आए क्या चैप्टर है कैसा है। वरना टीचर क्या था, आगे डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस चालू कर देता एंड यू गेट कंफ्यूज कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, क्यों ऐसा, ये सब क्या है, हाँ? तो सुनो, चलो अब मैं आपको स्लाइड चेंज करता हूं, इसका फोटो ले लेंगे प्लीज जल्दी से, आगे बढ़ते हैं ना। टोटल जो है 38 एटीपी मिला अपने को। अब सुनो, अब आप देखो जरा क्या कर रहा हूं मैं, हाँ एरोबिक रेस्पिरेशन सिंपल भाषा में इट इज स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, नॉट एसेंशियली ग्लूकोज ओनली, इट कैन बी एनीथिंग व्हिच हैज कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। बात समझा? ग्लूकोज है तो 6 कार्बन के बॉन्ड होंगे, तुम्हारा क्या नाम का पाइरुविक एसिड है उसमें 3 ही कार्बन होगा, हाँ ऑक्सलो एसिटिक एसिड होगा उसमें 4 कार्बन होगा, सिट्रिक एसिड होगा उसमें 6 कार्बन होगा। क्या समझा? जिसके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है सबके अंदर एनर्जी छुपी है, उनको निकालने के लिए एक माचिस की जरूरत है, वो माचिस है ऑक्सीजन। समझे मेरी बात? व्हाई डू वी से ऑक्सीजन इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द लाइफ? ऑक्सीजन नहीं आया तो एनर्जी आपको मिलेगी नहीं, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। इज दैट क्लियर? ऑक्सीजन नहीं आया तो कहीं पे मुझे लगता है डॉलर्स रुपीज में कन्वर्ट नहीं होगा और आप रुपीज को यूज नहीं कर पाओ। मैं बोलता हूँ आपके पास 1 करोड़ डॉलर है और इंडिया में आप उसको यूज करना चाहते हो, शॉपकीपर बोलता है नहीं भाई मेरे को डॉलर्स नहीं चाहिए, रुपीज ही चाहिए, कोई मतलब है क्या उसका?
right? This is what is the situation in the absence of oxygen. Clear? So aerobic respiration is a stepwise breakdown of respiratory substrate, not essentially glucose only. It can be anything which has carbon. ठीक है? Finally, जो end product बने वो simple non-toxic end product बनने चाहिए. समझे कि नहीं? उसको बोलते हैं complete breakdown. Aerobic respiration complete breakdown करेगा. Carbon dioxide is a non-toxic end product because it's a simple carbon, single carbon together. समझ में आता है? अच्छा, कैसे होता है? कैसे होता है? देखो क्या किया इधर. हाँ, हमने यहाँ पर क्या किया कि एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है, उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और फिर लास्ट में एक एक्सप्लोजन होता है, स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज होती है, लास्ट में CO2 एंड वाटर नाम के नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट बन जाते हैं. बराबर. अच्छा, इसमें 3 मेजर स्टेजेस है. ओके, लेट मी टेल यू. ग्लूकोज को जो कि 6 कार्बन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना, मतलब सिंगल कार्बन में कन्वर्ट करना एक बड़ा सा स्टेप. इसके अराउंड 30 स्टेप्स होते हैं. रफली कितने स्टेप्स होते हैं? 30 स्टेप्स का रिएक्शन है. तो ह्यूमन ब्रेन की थोड़ी एक खासियत है कि हम बहुत ज्यादा लंबे लंबे स्टेप्स याद नहीं कर पाते. तो हमने क्या किया, इसको सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए स्टार्टिंग के 10 स्टेप को बोल दिया भाई ग्लाइकोलाइसिस, आगे के 11 स्टेप को बोल दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आखिरी के 9 स्टेप को आगे के 11 स्टेप को बोल दिया क्रेब्स साइकिल, आखिरी के 9 स्टेप को बोल दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं. कोई आपको नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा है क्रेब्स साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने होते हैं. इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग. मुझे लगता है इस जर्नी का पहला स्टेशन है ग्लूकोज, समझे, आखिरी स्टेशन है एटीपी. क्या है? एटीपी. समझे कि नहीं? बराबर. ये कितने स्टेशन का जर्नी है? 30 स्टेशन का जर्नी है. 30 स्टेशन. तो स्टार्टिंग के 10 स्टेशन की जर्नी समझो एक पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करती है, उस स्टेट का नाम है ग्लाइकोलाइसिस. बाद के 11 स्टेशन की जर्नी क्रेब्स साइकिल नाम के स्टेट को बिलोंग करती है. आखिरी के 9 स्टेशन की जर्नी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम के स्टेट को बिलोंग करती है. समझे कि नहीं? मुझे लगता है समझो ट्रेन एक दिल्ली से चालू हुआ, उसको मुंबई आने का है. क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए. समझे? बराबर. तो दिल्ली से चालू हुआ तो उसको समझो बीच में 3 बड़े बड़े स्टेट लगे, एक यूपी लगा, फिर क्या नाम का एक मध्य प्रदेश लगा और एक महाराष्ट्र लगा. समझे कि नहीं? जब तक ट्रेन यूपी में है समझो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है. जब यूपी के बॉर्डर से निकली और महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में आ गई तो क्रेब साइकिल हो रहा है. क्रेब साइकिल से जब वो क्या बोलते हैं मुंबई या महाराष्ट्र के अंदर आएगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? हमको क्या था ना, 30 के 30 स्टेशन सीक्वेंस में याद करने थे, जो पॉसिबल नहीं था. तो हमने उसको थोड़े टुकड़ों में डिवाइड किया और 3 टुकड़े बनाए. बराबर है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. नाम याद करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. वन मोर टाइम, इट इज ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आपको पता है कि मुझे सबसे पहले अभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़नी है. क्या पढ़नी है? ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे. क्या बोलते हैं इसको? EMP पाथवे. क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होता है, हम इसको साइटोप्लाज्मिक पाथवे भी बोल सकते हैं. आपको पता चलेगा ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन है, कॉमन, इसलिए इसको कॉमन पाथवे भी बोल सकते हैं. समझ गए? क्लियर? ठीक है. इसको मैं ये भी बोल सकता हूं अगर आप थोड़ी अच्छी जानकारी समझें, एनारोबिक फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं. क्योंकि आपको पता चलेगा पूरे ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप में ऑक्सीजन कहीं पे यूज ही नहीं होता है. क्या हम बोलो इट इज ऑक्सीजन फ्री स्टेप ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एनारोबिक फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं. ये सब सिनोनिम्स नहीं आएंगे, चलेगा. लास्ट 5 साल से यही ऑब्जर्वेशन है कि आपको एनसीईआरटी की लाइन परफेक्ट आनी चाहिए. ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं. कभी कोई एकदम भारी वाला क्वेश्चन आ गया 360 में 360 लाने गए, तब क्या करने का. समझ गए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. यू सी
the mechanism of glycolysis was actually discovered by 3 German scientists. They were belonging to Germany. जरा नाम याद रखना, 3 साइंटिस्ट थे, तीनों जर्मनी को बिलोंग करते थे. इनका नाम था एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पैरानास. क्या नाम था? एम्बेडन, मेयरहॉफ, पैरानास. ओके, तो इन तीनों ने मिलके ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को ट्रेस किया. इसीलिए ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं. कहां से आए ये नाम? ओके, ई कम्स फ्रॉम एम्बेडन, M comes from मेयरहॉफ एंड P comes from पैरानास. बराबर है. अच्छा, इनका अगर पूरा नाम चाहिए तो लो भाई, एनसीईआरटी का पता नहीं क्या ट्रेंड है, पूरा नाम देता है इसका, साइंटिस्ट के नाम पूरे देते हैं. ठीक है, तो गुस्टेव एम्बेडन, जैकब पैरानास एंड ऑटो मेयरहॉफ, ये नाम लिखा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आप चेक कर सकते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वे, गुस्टेव एम्बेडन, जैकब पैरानास एंड ऑटो मेयरहॉफ. वापस से क्या नाम है? गुस्टेव एम्बेडन, जैकब पैरानास, ऑटो मेयरहॉफ. लास्ट टाइम क्या नाम है? गुस्टेव एम्बेडन, जैकब पैरानास, ऑटो मेयरहॉफ. ठीक है, फाइन, करेक्ट. चलो, इसको हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं. लेट्स गो फर्दर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ग्लाइकोलिसिस. आप देखो, मैंने एक स्लाइड आपके सामने रखी है, मेमोराइजिंग ग्लाइकोलिसिस. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर ग्लाइकोलिसिस. पहले हम उसको याद करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा. वी आर टेकिंग इट इन ऑपोजिट वे. ठीक है, आपके सामने मैंने ग्लाइकोलिसिस, अगर आप देखें तो ग्लाइकोलिसिस के ये पूरे स्टेप्स दिखाए. कैन यू सी? अगर आप ध्यान से देखें, अपनी बुक चेक करें एनसीईआरटी भी, तो आपको यही मिलेगा. दिस इज स्टेप नंबर 1. ठीक है, बराबर. ये है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5. 10 स्टेप का प्रोसेस था. ठीक है, एक साथ लिखता तो शायद दिखता नहीं, तो मैंने यहाँ पर इसको 2 पार्ट, स्टेप नंबर 6, 7, 8, 9, 10, उनको लॉजिक समझा. व्हाट एम आई डूइंग? तो बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए, ग्लाइकोलिसिस मैंने पूरे 10 स्टेप को 2 पार्ट में लिखा है. First, starting 5 steps. If you see 1, 2, 3, 4, 5, correct. And then next 5 steps, step number 6, 7, 8, 9, 10, correct or not? सही है. चलो बच्चों, इसको हम याद करेंगे एक बार. मेरे साथ सब लोग दोहराएंगे. सुनो, पहले हम ग्लाइकोलिसिस के 5 स्टेप को 2-3 बार याद करेंगे. फिर ग्लाइकोलिसिस के बाकी के 5 स्टेप को 2-3 बार याद करेंगे. लास्ट में क्लब करके 2-3 बार याद करेंगे. मतलब पूरी एक्सरसाइज हमको 10 बार करनी है टोटल. समझे? फाइन, लेट अस स्टार्ट. ओके, द फर्स्ट 5 स्टेप्स आर ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, DHAP, PGAL, 2 moles of PGAL. मैं जैसा स्पेल कर रहा हूं वैसा ही आपको याद करना है. वापस से बोलता हूं, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, DHAP, PGAL, 2 moles of PGAL. वापस से बोलेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, DHAP, PGAL, 2 moles of PGAL. एक बार बोलेंगे सब लोग मेरे साथ. हाँ, यस, लेट्स स्टार्ट. क्या बोला मैंने? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, DHAP, PGAL, 2 moles of PGAL. लास्ट टाइम क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, DHAP, PGAL, 2 moles of PGAL. ठीक है, स्टार्टिंग के 5 स्टेप याद हो गए. अब हम दूसरे 5 स्टेप पे जाते हैं. कैन यू सी ऑन द स्क्रीन दूसरे 5 स्टेप्स? दूसरे 5 स्टेप्स जो है, आप देखो, यहां से शुरू करना पड़ेगा मुझे. यहां से शुरू करना पड़ेगा कि नहीं? 2 moles of PGAL के बाद से. So it is 1,3 diphosphoglyceric acid, 3 phosphoglyceric acid,
2-phosphoglyceric acid, 2-phosphophenol pyruvic acid, pyruvic acid. ठीक है, वापस से बोलेंगे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphophenol pyruvic acid, pyruvic acid. One more time, क्या बोलेंगे? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphophenol pyruvic acid, pyruvic acid. लास्ट टाइम क्या बच्चों? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphophenol pyruvic acid, pyruvic acid. एक बार फिर से बोलें, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphophenol pyruvic acid, pyruvic acid. Last time, 1,3 diphosphoglyceric acid, 3-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphophenol pyruvic acid, pyruvic acid. पूरा देखो ग्लूकोज यूज हो गया, बराबर. Now, when you are respiring, when you are speaking a lot, your ATP is getting used more. ठीक है, चलो बच्चों, अब आपके सामने 10 का 10 स्टेप आपके सामने है. एक बार फिर से करेंगे. क्या था? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, DHAP, PGL, 2 moles of PGL, 1,3 diphosphoglyceric acid, 3-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphophenol pyruvic acid, pyruvic acid. लास्ट टाइम पूरा 10 साथ में क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, DHAP, PGL, 2 moles of PGL, 1,3 diphosphoglyceric acid, 3-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, 2-phosphophenol pyruvic acid, pyruvic acid. ठीक है, इससे मुझे लगता है कि मेमोराइजेशन इज डन, मतलब we have at least memorized what is happening. ठीक है, नाउ थोड़ा एक स्टेप और आगे जाते हैं इससे. देखो अब मैं बात करता हूं, हमने पढ़ा ना ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है. थोड़ा सोचो कैसे बनता होगा. ये रहा ग्लूकोज, मैं इसके नॉर्मल ग्लूकोज बना दूं पहले. ये रहा कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, हो गए 6 कार्बन, बराबर. जरा सोचो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बनेगा. ऑब्वियसली देयर हैज टू बी फॉस्फेट का एडिशन ऑन द 6th कार्बन, तब जाके ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा. समझो, मैंने ग्लूकोज ग्लूकोज 2 फॉस्फेट बोला होता तो ये फॉस्फेट भाई साहब इधर चिपक जाते. अगर ग्लूकोज 5 फॉस्फेट बोला होता तो 5 पे चिपक जाता. यस और नो. तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोला, तुमको नहीं लगता कि देयर हैज टू बी एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दैट टू ऑन द 6th कार्बन. करेक्ट. व्हाट इज एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट? कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन. क्या समझाया मैंने? कोई भी रॉ मटेरियल में जो भी चीज ऐड होता है उस रिएक्शन का नाम वो प्रोसेस हो जाता है. क्योंकि फॉस्फेट ऐड हुआ ग्लूकोज को तो मैं बोलूंगा फॉस्फोराइलेशन. बाई चांस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ था ग्लूकोज को तो मैं बोलता कार्बोक्सिलेशन. बाई चांस ऑक्सीजन ऐड हुआ तो मैं बोलता ऑक्सीजनेशन. बाई चांस हाइड्रोजन ऐड हुआ तो बोलता कि यार इट इज गेटिंग हाइड्रोजनेटेड या इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. बाई चांस वाटर ऐड हुआ तो बोलता यार हाइड्रेशन हो गया. तुमको दिमाग में क्या हो रहा है? तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन. अब एक पहला डाउट, सर ये क्या बात है? एटीपी से एडीपी बना और आप बोल रहे फॉस्फोराइलेशन हो गया, ये कैसे? जरा सोचो मेरे बच्चों, एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट था. This got converted to ADP, 2 ही फॉस्फेट है इसके पास. तुमको नहीं लगता 3 में से एक फॉस्फेट निकलेगा और ग्लूकोज को जुड़ जाएगा? यस और नो? वो जुड़ेगा, वो क्या रहेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहेगा. कौन से कार्बन पे बैठेगा? वो उसके 6th कार्बन पे बैठेगा.
अंडरस्टूड। हमेशा ना ये जो प्रोसेस के नाम होते हैं ना बच्चों, हमको इसके हिसाब से देना है कि यार सबस्ट्रेट कौन है, ग्लूकोज। उसको क्या हुआ, उसको कोई चीज मिली, क्या चीज मिली, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिली, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, फॉस्फोराइलेशन। इज दैट क्लियर? देखो आपको एक एक डाउट ये भी हो सकता है, सर ये एटीपी ने तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डोनेट किया और वो एडीपी हो गया और उसने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे दिया भाई साहब। आई डू एग्री, एटीपी हिमसेल्फ undergoes dephosphorylation and gets converted to ADP। लेकिन ऐसा नहीं नाम देना होता है, नाम देना होता है केमिस्ट्री में। तुम सोचो, केमिस्ट्री में जो चीज तुम यूज करते हो उसके हिसाब से नाम होता है या सबस्ट्रेट के हिसाब से नाम होता है कि सबस्ट्रेट पे क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट पे क्या हो रहा है वो नाम देना होता है। तो ग्लूकोज को, जो अकेला ग्लूकोज था, उसको एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया, तो मैं बोलूंगा यार ग्लूकोज got phosphorylated to something called as glucose 6-phosphate। I hope the doubt is clear। हाँ, मैं तुम्हारी केमिस्ट्री को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एटीपी खुद ही डीफॉस्फोराइलेशन करके एडीपी बनता है, माना बात, माना ये फैक्ट बात। लेकिन हमको ये नहीं, इससे नाम नहीं देना होता, हमको ये देना होता है बताओ भाई रॉ मटेरियल को क्या हुआ, सबस्ट्रेट को क्या हुआ, सबस्ट्रेट को क्या हुआ, एक नया चीज हो गया भाई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला इसलिए फॉस्फोराइलेशन। क्या पता एटीपी से वाटर निकला होता तो इट वुड हैव बीन हाइड्रेशन, एटीपी से कार्बन डाइऑक्साइड निकला जो कि पॉसिबल नहीं था, इट वुड हैव बीन कार्बोक्सिलेशन। तुम समझे? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नाउ फॉस्फोराइलेशन हो गया पहली बार, ओके। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज 6-phosphate, याद करो, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6-phosphate, then fructose 6-phosphate। अरे fructose 6-phosphate, glucose and fructose are isomers of each other or not? तो ये रिएक्शन का नाम क्या होना चाहिए, आइसोमराइजेशन। बोलेंगे सर यहाँ पर ये एंजाइम का नाम याद करना है क्या? हाँ याद करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने हेक्सोकाइनेज नाम दिया, चेक कर लेना बुक। मैंने आई एम चेंजिंग माई सेल्फ एज अ टीचर, मैं भी तुम लोग से या बोलो तो सिस्टम से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ओके, मैंने मेरे स्लाइड पे पहली बार में ऐसे एंजाइम के नाम बहुत सारे होंगे, हर एक स्टेप पे मैंने एंजाइम के नाम दिए थे, क्योंकि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एंजाइम के नाम थे। लेट मी टेल यू, तुम नहीं भी लिखोगे तुम्हारा मार्क्स जाने वाला नहीं है, तो व्हाई नॉट वी डू इट परफेक्ट, एक ही चीज करते हैं, एक जैसे ही करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर भी एंजाइम होता है, बट बिकॉज एनसीईआरटी ने नहीं बताया है तो आई एम नॉट राइटिंग द नेम। यू हैव नॉट टू टेक अननेसेसरी स्ट्रेस। समझ में आएगी बात? हाँ, ये एंजाइम का नाम याद रखो, इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो ग्लूकोज अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, तो और वो फॉस्फेट भी उसके 6 कार्बन पे चिपका है, हिलता बिलता नहीं है, तो बन गया ग्लूकोज 6-phosphate से फ्रक्टोज 6-phosphate। याद है? अपने याद करो स्टेप, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6-phosphate, फ्रक्टोज 6-phosphate, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 1,6 डाइफॉस्फेट। कुछ ट्यूबलाइट जला गया? फ्रक्टोज 6-phosphate तो था ही मेरे भाई, 6th कार्बन पे फॉस्फेट था ही। फ्रक्टोज 6-phosphate गेटिंग कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। दूसरा एक और एडिशनल फॉस्फेट आया और वो भी उसके फर्स्ट कार्बन पे जाके बैठ गया। एग्री करते हैं कि नहीं? बाई चांस वो सेकंड कार्बन पे बैठा होता तो मैं बोलता फ्रक्टोज 2,6 डाइफॉस्फेट। अगर वो चौथे पे बैठा होता तो मैं बोलता फ्रक्टोज 4,6 डाइफॉस्फेट। किधर बैठा? वो पहले पे बैठा। मतलब तुम्हारा को समझ में आना चाहिए। हाँ चलो सर, ये हो गया कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। चलो हाँ समझो, ये है कार्बन 6 पे पहले से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, अब एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फर्स्ट पे आ गया। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलेंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अरे फिर से फॉस्फेट मिला कि नहीं? फिर से फॉस्फेट मिला। किसको मिला? रॉ मटेरियल को। हु इज द रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल इज फ्रक्टोज 6-phosphate। फ्रक्टोज 6-phosphate फिलहाल सबस्ट्रेट था, उसको एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला और वो बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो तुमको नहीं लगता ये रिएक्शन का नाम फिर से होना चाहिए फॉस्फोराइलेशन? But this is happening for the second time. I will write it as a suffix phosphorylation 2. Is that clear everyone? ठीक है, अब मेरे बच्चों इसके बाद क्या होता बताओ।
ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, DHAP एंड PGL दो कंपाउंड बन जाते हैं। अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि हाँ सर, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, इसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां लगा हुआ है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये एंड पे लगा हुआ है, करेक्ट और नॉट। अब क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट डिवाइड्स इनटू DHAP एंड PGAL. DHAP is dihydroxyacetone phosphate and PGAL 3PGAL मतलब कार्बन इस फॉस्फेट इसके थर्ड कार्बन में बैठा है, ये वाला कंपाउंड का नाम 3PGL दे दिया, ये वाले कंपाउंड का नाम DHAP दे दिया। बोले सर 3 क्यों दिया, ये तो 6 है। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ ना, जब टूट जाएगा तब क्या बोलोगे, C1 C2 C3 बोलेंगे कि नहीं, करेक्ट। सो फर्स्ट वन इज DHAP एंड सेकेंड वन इज 3PGAL। बाई चांस वो 2 पे होता तो मैं बोलता 2PGL, बाई चांस वो 1 पे होता तो बोलता 1PGL, लेकिन वो 3 पे ही है। तुमको स्ट्रक्चर समझ रहा है क्या, आर यू एबल टू विजुअलाइज द मॉलिक्यूल व्हाट वुड हैव बीन हैपनिंग इनसाइड। सही है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ, गुड गुड इन्फॉर्मेशन। सही है, प्रोसेस में मैग्नीशियम आयंस का काम होता है। हाँ हाँ बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑल टुगेदर। बराबर, आगे बढ़े तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट उस कंपाउंड का नाम था। ये रहा, देखो मैं अब इसको दिखाता हूँ। ये हो गया, 2 में टूट गया। एक का नाम है DHAP, दूसरे का नाम है 3PGAL। DHAP एंड PGL हम बोलते हैं क्योंकि 2PGL और 1PGL सिस्टम में नहीं कहीं पर। तो याद करने के लिए DHAP और PGL बोलेगा तो भी चलेगा, PGL बोला मतलब 3PGL ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब कोई 6 कार्बन का कंपाउंड टूट के 3 कार्बन बन जाए, उस रिएक्शन को तुम क्या बोलेंगे, क्लीवेज। क्या बोलेंगे, क्लीवेज। अच्छा, DHAP and 3PGL can't you sense they should be isomers of each other? DHAP and PGL बीच से तोड़ा ना हमने, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो माना कि 3PGL भी DHAP में बन सकता है, लेकिन हमेशा और हमेशा DHAP 3PGL में कन्वर्ट होता है। मतलब एक 3PGL पहले से, एक DHAP के जरिए दिया गया 3PGL, तो 1 3PGL प्लस अनदर 3PGL बिकम्स 2 मोल्स ऑफ 3PGL। समझा, ये पहली बार 3 कार्बन कंपाउंड बना, इस इवेंट को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रायोस। ट्रायोस 3 कार्बन कंपाउंड, एनसीईआरटी में नहीं बताया है, नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रायोस। इज दैट क्लियर बच्चों? एक काम करें, इस समय तक हम थोड़ा सा एटीपी का लेन देन देख ले, एटीपी कितना बना, कितना यूज हुआ, ऑल दिस, ठीक है। श्रद्धा, श्रद्धा कैन यू आंसर मी? यस सर। श्रद्धा मुझे बताओ, पहले स्टेप में कितना एटीपी बना अपने पास? How much synthesize in first step? I need to say this step. यहाँ के ATP will synthesize. एक ना, एक ATP बना? हाँ? हाँ। No, it's a wrong answer. See this, what has happened? ATP से ADP हाँ, उल्टा एक ATP खर्चा हो गया, काम हुआ, बना थोड़ी, यूज हो। So what should be the correct information? If you see, मैंने PowerPoint पे उस चीज का डिस्कशन किया हुआ है कि पहले स्टेप में ATP, okay? Can you see what have I written clearly on my PowerPoint? -1 ATP, it is not +1. इधर इन लोग हमने एक ATP खर्चा कर दिया। चलो आगे बताओ, आगे बताओ क्या हो रहा है? यहाँ पे भी सेम। ATP कितना कमाया? यहाँ पे भी सेम ही हुआ ना, ATP हाँ, का ADP हो गया। हाँ तो क्या करूं मैं, प्लस माइनस लिखूं? -1। वेरी गुड, -1 ATP लिखना चाहिए। इधर नेट स्कोर मेरा -1 पहुंच गया है, ₹1 का उधारी हो गया, उधारी। हाँ। है, इधर एक और -1 ATP, अब कितना हो गया बताओ?
-2। -2 हो गया ना, टोटल आई वुड से 2 ATP आई हैव यूज्ड, सही है। हाँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ श्रद्धा, हमको लास्ट में 38 ATP बनाने का है, कितना बनाने का है? 38। 38 अभी तक का स्टेटस क्या है? व्हाट इज द स्टेटस? -2 ना, -2। कैन यू टेल मी आगे चल के अपने को कितने बनाने पड़ेंगे 38 को पूरा करने के लिए? 40। ये इक्वेशन समझा? 2 ATP का नुकसान हो गया, कितना बनाना है मुझे पता नहीं, लेकिन लास्ट में 38 होना चाहिए, इतना मुझे पता है। तो फिर x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 40। शाबाश, 40 ATP हमको यहां से आगे बनाना पड़ेगा, तब जाके लास्ट में 38 ATP हम नेट गेन कर पाएंगे। यस। अब बोलेंगे सर ऐसे क्यों हो रहा है? प्रोसेस तो ये था कि ग्लूकोज से अपने को ATP निकालनी थी, बनानी थी, इधर तो लॉस होते जा रहा है। ऐसा है, हम स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स में ग्लूकोज को थोड़ा एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के प्रोसेस में उसने 2 ATP यूज कर लिया, या 2 ATP की खपत हो गई, यूज हो गई। इट इज जस्ट लाइक एक पर्सन, द फादर इज गोइंग टू द ऑफिस, दिन भर उसको मेहनत करने गए और वाइफ ने बोला है शाम को आना तो 38 रुपीज लेके आना, रुपए कम ज्यादा नहीं चाहिए। तो बोलेगा ठीक है मैं लाऊंगा, पहले कुछ नाश्ता दो। तो वो सुबह सुबह स्टार्टिंग में 2 रुपए अपने ऊपर खर्चा करता है, स्पेंडिंग 2 रुपीज ऑन हिमसेल्फ, so that with that energy day long he'll work and at the end he will earn 40 rupees, so that 2 रुपए का जो उधारी किया सुबह नाश्ता करने में वो दे देगा और 38 रुपीज लाके वापस दे देगा। इज दैट क्लियर? यस। तो समझा? चलो बढ़िया, बहुत लोगों ने चैट बॉक्स में भी आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। सो द आंसर इज 40 ATP henceforth, इसके बाद हमको 40 ATP और बनानी होगी। इज दैट क्लियर? ये स्टेप को गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में और कुछ भारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, इसको प्रिपरेटरी फेज एंड क्लीवेज फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी एंड क्लीवेज। अगेन दिस इज समथिंग यू कैन अवॉइड, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है इसलिए, बट थोड़ा सुन लो। स्टार्टिंग के 3 स्टेप में हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, दिन भर काम करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। स्टेप नंबर 1 2 3 हम टॉकिंग अबाउट, समझ में है? जब तक अपना 2 ATP खर्चा हो गया तब की बात करते हैं। लास्ट का जो स्टेप है जहां पे वो टूटता है उसको बोलते हैं क्लीवेज फेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। ओवरऑल स्टार्टिंग के 5 स्टेप को कंबाइन करके हम प्रिपरेटरी एंड क्लीवेज फेज भी बोलते हैं। इज दैट वेरी वेरी क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ बराबर, ठीक है। चलो दिस इज डन, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। हाँ तो यहां तक मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, यहां तक 5 स्टेप हो गए अपने, क्या कहीं पर ऑक्सीजन यूज हुआ क्या? इज ऑक्सीजन समवेयर इन द पिक्चर? नो। कैन आई से इट इज एनारोबिक फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? दो, भले अब ग्लाइकोलिसिस का आधा ही हुआ है, ग्लाइकोलिसिस खत्म हो जाएगा फिर भी आपको पता चलेगा पूरे आगे के 5 स्टेप में भी ऑक्सीजन की वापर या यूज नहीं होती, इसीलिए ये एनारोबिक फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। नाउ अब लेट मी गो टू द नेक्स्ट। तो इसका आपको फोटो ले लेना चाहिए, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स हु आर नॉट द TSPH का स्टूडेंट्स, ठीक है बराबर? फॉलो इन दिस मेथड, यू विल नॉट बी रॉन्ग एनीवेयर। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, कैन यू सी व्हाट एम आई डूइंग? आई एम नाउ एक्सप्लेनिंग यू द सेकंड हाफ ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट हाफ बता दिया बराबर? अच्छा तुमको याद होगा बच्चों 2 moles of 3-PGL के बाद में हमने क्या पढ़ा था? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड सो मेनी थिंग्स, करेक्ट और नॉट? जरा सोचते हैं 2 moles of PGL बना था कि नहीं? हाँ PGL भी क्या था? PGAL भी क्या था? आपकी जानकारी के लिए, इट वाज कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और इस पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा हुआ था। एम आई राइट और नॉट? 3PGL ही होता है, 2PGL वगैरह तो मैंने तो सुना नहीं बराबर? तो 3PGL ही होता है। अब सोचो 3PGL getting converted to 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप में सबसे डिफिकल्ट स्टेप ये है, क्योंकि यहाँ पर
दो छोटे छोटे स्टेप को मर्ज करके बुक में बताया हुआ है। समझे क्या हो रहा है? आप थोड़ा ये देखो, PgAl इज एल्डिहाइड, यस और नो? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस इज एन एसिड। आप अपनी केमिस्ट्री बुक चेक कर सकते हैं, एल्डिहाइड से एसिड बनाना, इसमें क्या क्या होता है। तो एक्चुअली देयर आर टू स्टेप्स, दो स्टेप को मर्ज करके बनाया है। एक ये जिसमें ये फॉस्फेट ऐड हो रहा है, प्लीज चेक इट। बोले सर फॉस्फेट का है, मेरे को तो नहीं दिखा। अरे फॉस्फेट का दूसरा फॉर्म है H3PO4 which is weak phosphoric acid. Can I say what has happened is addition of phosphate? So isn't the name should be phosphorylation? Yes or no? ये मत सोचना फॉस्फोराइलेशन सर, फॉस्फोराइलेशन तो आपने बताया कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी देगा तो होगा। अरे मेरे भाई फॉस्फेट दे दो, किसी भी फॉर्म में दे दो, वो फॉस्फोराइलेशन होगा। समझे कि नहीं? H3PO4 ऐड होता है मतलब फॉस्फोराइलेशन होता है, करेक्ट और नॉट? दूसरी बात, बोले सर फॉस्फोराइलेशन हो गया, आप जरा प्रूव करके बताएंगे क्या 3PGL फॉस्फोराइलेशन कैसे हुआ? अरे 3PGAL आई वुड से is converted into 1,3 dipGAL। कर लो बात, हो सकता है कि नहीं? 1,3 मतलब इस पे फॉस्फेट इधर भी आ गया, ये फॉस्फेट का डोनर वाज H3PO4, थर्ड पे तो था ही, एक और फॉस्फेट आ गया H3PO4 के जरिए। तो 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। अंडरस्टूड? अब बुक चेक करना आप अपनी केमिस्ट्री की कि एल्डिहाइड को अगर एसिड में कन्वर्ट करना है तो कौन सा रिएक्शन लगता है? इट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन लगता है एक दूसरे फॉर्म में, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। सुनो इधर देखो मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इस रिएक्शन का नाम लिखा है। लेट मी स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि ये दो रिएक्शंस है। ये लेफ्ट वाला जो हो रहा है ये लेफ्ट वाले का नाम है, राइट वाला जो हो रहा है वो राइट वाले का नाम है। तो मैंने आपको राइट वाला समझो बता दिया कि हाँ यार फॉस्फेट ऐड हुआ, इसीलिए 3PGAL got converted to 1,3 dipGAL and this was because of phosphorylation, correct or not? लेकिन अब केमिस्ट्री की बुक चेक करनी चाहिए आपको कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड को 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में अगर कन्वर्ट करना है तो वो रिएक्शन क्या होता है? दैट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन, वो भी प्रूव करता हूं। सुनो, आप देख रहे हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 2NAD। यू नो द फुल फॉर्म, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड उसका नाम है। निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है, दिस गेट्स कन्वर्टेड टू 2NADH2। सो क्या हो रहा है सोचेंगे आप जरा, 2NAD से 2NADH2 हो रहा है, मतलब देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 2NAD मेरे भाई ये लो लीजिए, 2NAD अगर 2NADH2 बनता है, तुमको नहीं लग रहा है कहीं से तो हाइड्रोजन को चुराया गया, कहीं से निकाला गया? कहां से आए ये वाला हाइड्रोजन, कहां से आया? दिस हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम यर। जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बना था ना, उसका हाइड्रोजन खींच के बाहर निकाला गया। समझे? व्हाट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड एज? What is removal of hydrogen called as? जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलना चाहिए कि नहीं? हाइड्रोजन इज रिमूव, लेकिन तुम गलत फहमी मत रहना कि 2NAD से हाइड्रोजन निकाला गया, नहीं। कहां से निकाला गया? कहां से निकाला गया? सबस्ट्रेट से निकाला गया। मैंने क्या बोला?
सारा का सारा नाम सबस्ट्रेट पे डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? बाई चांस मैंने हाइड्रोजन ऐड किया होता तो मैं बोलता यार रिडक्टिव फॉस्फोराइलेशन, लेकिन मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं तो इट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। या तो ऐसे भी हाइड्रोजन ऐड करना इज रिडक्शन। समझ गए कि नहीं? आई होप माई ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड व्हाई दिस नेम। ये ऑक्सीडेशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सुन लो, समझो ऐसा कुछ होता है, NAD on accepting hydrogen gets converted to NADH2, बराबर है? ठीक है, तो ये जो था हमको समझना चाहिए कि ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो हाइड्रोजन है वो इससे खींच के बाहर निकाला गया। ओके, बाहर निकालना इज डिहाइड्रोजनेशन, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। श्रद्धा कोई तकलीफ? हाँ, वापस से सुनो, हाइड्रोजन ऐड करना रिडक्शन, हाइड्रोजन को रिमूव करना ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं? हाइड्रोजन को रिमूव करना ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं? मैं हाइड्रोजन की चोरी कर रहा हूं, किसमें से? इसमें से, तभी तो लिखा ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बोलेंगे सर मैं इसको ऐसा लिखूं चलेगा क्या? डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। परफेक्ट हो आप, कोई गलती नहीं कर रहे हो, एकदम सही कर रहे हो। हमने हाइड्रोजन की चोरी की, उसको हम डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं, उसी को ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। आई होप सबको समझ गया, काफी देर से भाषण दे रहा हूं। तो इस स्टेप में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ ये वाले स्टेप की वजह से, फॉस्फोराइलेशन हुआ ये वाले स्टेप की वजह से। अंडरस्टूड? ठीक है, ये मगजमारी होती नहीं अगर बुक आपको 10 के बजाय 11 स्टेप में ग्लाइकोलिसिस बताता था। पहली बार शांति से फॉस्फोराइलेशन बता देते, दूसरी बार हम बता देते हैं ऑक्सीडेशन, क्या दिक्कत है? ठीक है, अच्छा, पॉइंट ये एक बात हो गई। दूसरा, इसमें बच्चों फिर क्या होता है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अरे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब एक इधर फॉस्फेट है, एक इधर फॉस्फेट है, यस और नो? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो फिर ये वाला फॉस्फेट चला जाएगा, तभी तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा, यस और नो? हमने जो, प्लीज अंडरस्टैंड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैसे कंपाउंड का नाम पड़ा होगा? अपने पास कोई एसिड होगी, उसमें 3 कार्बन होगा, एक उसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थर्ड पे चिपका है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फर्स्ट पे चिपका है, करेक्ट? यही वो कंपाउंड है, ये कंपाउंड वही है कि नहीं? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर मैं इसको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मतलब यही बचेगा, इधर वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गायब हो जाएगा कि नहीं? निकाल लिया जाएगा कि नहीं? तो अपने को ये फॉस्फेट निकालना है, फॉस्फेट को निकालना है, किधर से निकालना है? सबस्ट्रेट से निकालना है, रॉ मटेरियल से निकालना है। व्हाट इज रॉ मटेरियल? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फेट खींचने गए, तो जब हमने फॉस्फेट खींचा तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकले और वो किसको जुड़ गया? 2 ADP को जुड़ गया, 2 IP मिल गया और बन गया 2 ATP। यस और नो? समझे कि नहीं? बराबर, तो ये बात हो गई है। सो बेसिकली 2 ADP गेटिंग कन्वर्टेड टू ATP। तुमको ये समझ में आना चाहिए सारा लेन देन सबस्ट्रेट के लिए पे हो रहा है। इधर से हम जो फर्स्ट पोजीशन पे क्या बोलते हैं, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो उसको निकाल लिए और इसके साथ जोड़ दिए। किसके साथ जोड़ दिए? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। समझा कि नहीं? तो ATP बना कि नहीं बना? इस इवेंट को हम बोलेंगे ATP सिंथेसिस। क्या बोलेंगे? ATP सिंथेसिस। ठीक है, बोलेंगे सर क्या मैं इसको डिफॉस्फोराइलेशन बोल सकता हूं या बोल सकती हूँ क्या? यस। क्यों? क्योंकि आपने सबस्ट्रेट से चोरी किया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट खींच के निकाला, तो आप उसको डिफॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बराबर। तो इसको हम डीफॉस्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन। अंडरस्टूड, सही है। आगे बढ़े। अच्छा अब ये हो गया, ठीक। नाउ बच्चों मेरा आपसे क्वेश्चन है, यदि अपने को एटीपी का लेन देन भी तो करने का था। पहले अपना स्कोर कितना था, -2, इधर क्या बना, +2, -2 + 2 0। मतलब जो उधारी ली थी सुबह वो अपन ने सेकेंड हाफ में पूरी कर दी। 2 रुपए खर्चा किया था, 2 रुपए बनाया, दे दिया, तो ले भाई जा, डन। अच्छा आगे बढ़ते। 3 याद है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अरे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, मतलब क्या हुआ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। C1 C2 C3 में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले थर्ड कार्बन पे था, उसको हटा के हमने सेकेंड कार्बन पे लगा दिया। समझे कि नहीं। तो बोलेंगे सर ये जो हटाने हटाने का पार्ट होता है, चेंज वेंज करने का, उसको तो आइसोमराइजेशन बोलते हैं। हाँ तो यही तो है ना, आइसोमराइजेशन या रीअरेंजमेंट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड टू 2 फॉस्फोफिनॉल पाइरुविक एसिड। किसमें कन्वर्ट होता है, 2 फॉस्फोफिनॉल पाइरुविक एसिड। यहां पर इफ यू नोटिस देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। व्हाट इज वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, वापस से डिहाइड्रेशन क्यों बोला, इसके कॉन्टेक्स्ट में बोला कि आपका क्या है और उस पे क्या हो रहा है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से वाटर निकला और कहीं से पाताल से पानी नहीं है। कहां से पानी निकला, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से पानी निकला, इसलिए तो मैं उसको डिहाइड्रेशन बोल रहा हूँ। बाई चांस पानी ऐड होता तो मैं उसको बोलता हाइड्रेशन। समझे कि नहीं। बाई चांस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता तो मैं बोलता डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। समझे। अच्छा 2 फॉस्फोफिनॉल पाइरुविक एसिड हो गया, देन 2 फॉस्फोफिनॉल पाइरुविक एसिड gets converted to pyruvic acid. This is the same reaction, something like this वाला step, check it। ऐसा वाला ही है, ऐसा वाला है कि नहीं। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एटीपी सिंथेसिस फॉर द सेकंड टाइम। बोले सर डीफॉस्फोराइलेशन फॉर द सेकंड टाइम बोल सकते हैं क्या, बोलो यार, आपको बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा प्रश्न ये है कि हाउ मेनी एटीपी वी हैव सिंथेसाइज्ड, कितना एटीपी सिंथेसाइज किया अभी तक। ये रहा ये 2 एटीपी, 2 एटीपी एक्स्ट्रा बनाया कि नहीं। तो ग्लाइकोलिसिस की यील्ड देखो क्या लिखा है, इधर मैंने कुछ समझाने की कोशिश की बच्चों। देखो नेट स्कोर अप टिल नाउ वाज -2 अप टिल नाउ मतलब स्टार्टिंग के 5 स्टेप, स्टार्टिंग के 5 स्टेप तक अपना 2 रुपए का उधार चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पहले हम लोग डायरेक्ट एटीपी से कर लेते जरा। ये जो 2 एटीपी था बच्चों, ये जो 2 एटीपी था, इसमें इसमें ये 2 एटीपी दे दिया तो 0 हो गया, और बाद में 2 एटीपी और आ गया, मतलब आई कैन से 2 एटीपी सिंथेसाइज +2 एटीपी पे हैं लोग। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी अब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों, इधर देखो। ये जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप, NADH2, 1 NADH2 when it will enter into electron transport system will give 3 ATP। कितना, 3 ATP। अभी नहीं, बाद में देगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब, हेड ऑफ F1 पार्टिकल के अंदर जाएगा तो। अभी तो यार सबको साइटोप्लाज्म में हो रहा है कि नहीं। पॉइंट इज ये आगे एनर्जी देने वाला है, तो या तो आगे अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो अभी कैलकुलेट करके रख लो। सही है। तो अपने पास कितने NADH2 है, 2 ना, 2। देखो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो I will get 2 NADH2 that will give me 2 into 3 ATP। कितना ATP, 6 ATP। ये डायरेक्ट एटीपी होगा कि इनडायरेक्ट एटीपी होगा, इनडायरेक्ट एटीपी होगा, जो अभी नहीं मिलेगा, ETS में जाने के बाद मिलेगा। क्लियर। तो देखो इधर 1 NADH2 अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो 3 एटीपी देता है। वो हिसाब से बच्चों आई थिंक किसी को सरप्राइज होना चाहिए, मैंने +6 क्यों लिखा। 2 NADH2 बना ना, 1 NADH2 3 देता है, तो 2 NADH2 कितना देगा, 6 देगा। -2 + 6 क्या आंसर है, -2 + 6
+4 यस और नो, +4 के बाद 2 एटीपी इधर +6, 2 एटीपी इधर +8 है कि नहीं। तो देखो मेरा टोटल नेट स्कोर +4 कैसे हुआ, कैसे आया नेट स्कोर, अरे -2 +6, क्या आंसर होता है +4। यहाँ पर मैं ये सब लिख रहा हूँ, यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पे कितना गया, 4 एटीपी बना, 4 के बाद में 2 इधर बना और 2 इधर बना, यस और नो। इधर 2 एटीपी आया, इधर 2 एटीपी आया, लास्ट में अपने को ये पूरा फाइनल स्टेप मिल गया। इज दैट क्लियर, है बहुत सिंपल, ये आपको कंफ्यूज जरा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट लेन देन क्लियर कर दें तो हमने 4 एटीपी बनाई थी और 2 एटीपी यूज की थी, इसीलिए 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो 2 एटीपी डायरेक्ट एटीपी बना है, साथ में 2 NADH2 बना है, एक NADH2 आगे चल के अपने को 3 एटीपी देने वाला है, तो 2 NADH2 अपने को 6 एटीपी देगा, तो 6 एटीपी इनडायरेक्ट एंड 2 एटीपी डायरेक्ट, दैट इज 8 एटीपी इज द गेन। ठीक है, मैं बोलता हूं बेस्ट तरीका ऐसा होना चाहिए कि ये लिखने का, क्या भाई, ग्लाइकोलिसिस ने हमको 2 NADH2 दिया एंड 2 एटीपी दिया, खत्म बात, सारी प्रॉब्लम्स हम बाहर आ जाएंगे। अगर ETS होगा तो ये लोग 6 एटीपी दे देगा, नहीं होगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। इज दैट क्लियर, आई थिंक एवरीवन इज वेरी वेरी क्लियर विद ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यस बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सुनो, तो ये हो गया अपना, ये हो गया। आदर्श मिश्रा को कुछ डाउट आया क्या? गुड मॉर्निंग सर। बोलो बोलो। सर ये एनसीईआरटी में ना केवल ये फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड लिखा है और यहाँ पे 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड लिखा है, हाँ तो सही क्या है? सुनो सुनो, देखो 2 फॉस्फो, हमारा क्या था, 3 से 2 बना, करेक्ट, और एनसीईआरटी बोलता है फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड, ये भी 2 ही है, आइडियली इट इज 2 ओनली। जैसे मैंने बोला ना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड फॉर एग्जांपल, ये 3 PGL ही होता है, हमने 2 PGL कभी देखा नहीं है। वैसे एक्चुअली वो 2 ही होता है, लेकिन उसको स्पेसिफाई नहीं किया, फॉस्फोफिनॉल पायरुविक बोल दिया, समझ गए? तो दोनों ही सही, दोनों ही सही। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो लास्ट 6 स्टेप्स थे उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एंड पे ऑफ फेज। ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं आएगा, चलेगा। ऑक्सीडेटिव एंड पे ऑफ फेज मतलब पे ऑफ ऑफ व्हाट, जो तुमने पहले खर्चा किया था उसको पे ऑफ कर दो। तुम देख रहे हैं 2 एटीपी खर्चा किया था तो उसको 2 एटीपी इधर ही हमने पे ऑफ कर दिया, साथ में ऑक्सीडेशन भी हुआ। Isn't this step very important because it is directly going to give you 6 ATP? ये स्टेप, अरे किधर गया, एक से ना बच्चों, ये स्टेप बहुत जरूरी है, ये आपको 6 ATP एक साथ दे देता है। तो मेन तो ऑक्सीडेशन हुआ और बाद में हम पे ऑफ भी कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन एक हुआ और ये पे ऑफ का स्टेप है, ये भी पे ऑफ का स्टेप, समझ गए? तो लास्ट के 5 को हम ऑक्सीडेटिव एंड पे ऑफ फेज बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, फाइन। ये पूरे स्टेप में कहीं पर भी ऑक्सीजन निकलता हुआ या यूज करता हुआ मिला क्या? नहीं। क्या मैं इसको बोलूं इट इज एनारोबिक फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? क्या मैं इसको बोलूं ये साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन है? क्या मैं बोलूं ये कॉमन पाथवे है? मतलब तुम्हारे एरोबिक एनारोबिक दोनों को ग्लाइकोलिसिस तो करना ही है। डन। अब सुनो, ये सब छोड़ो। हाँ बच्चों, एक मेरे को एनसीईआरटी की एक आपको लाइन बतानी है, इसलिए स्लाइड रखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं इनवर्टेज, ये इनवर्टेज नाम जो लिखा है किसके लिए लिखा है? जो खाना मिलता है प्लांट में समझो सुक्रोज है, सुक्रोज, तो पहले इनवर्टेज की वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा, तब तो ग्लूकोज वाला ग्लाइकोलिसिस कर लेगा, फ्रक्टोज वाला भी ग्लाइकोलिसिस करेगा, समझे कि नहीं? तो ये स्टेप क्यों दिया है? हमारे प्लांट में जो ग्लूकोज होता है वो इकट्ठा हो जाता है और सुक्रोज बन जाता है। क्या बन जाता है? सुक्रोज। तो सुक्रोज को ब्रेक करने का एक इनवर्टेज एंजाइम चाहिए, वो दो बनाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तब जाके दोनों मोनोसेकेराइड इंडिपेंडेंटली एंटर करेंगे अपने अपने ग्लाइकोलिटिक पाथवे में।
अंडरस्टूड, क्लियर। अच्छा, अब हम किधर आगे बोलो, अब हम आगे दूसरे वाले में क्रेब साइकिल, किसमें आ गए, क्रेब साइकिल में आ गए, ठीक है, बराबर है। इधर तक सबको क्लियर है क्या? हाँ हाँ बच्चों, क्लियर है सबको, एनी ट्रबल, मजा आ रहा है? हाँ बढ़िया। तो पीछे के बच्चों ने वीडियो ऑफ करके रखा है। सही है, गुड। आ जाओ भाई, क्या तो क्लासरूम में आके क्यों क्या होना है, आ जाओ। ठीक है, चलो, लेट मी गो फर्दर, आगे जाते हैं। क्रेब साइकिल, अब हम किस पे पहुंच गए, क्रेब साइकिल पे आ गए। क्रेब साइकिल के लिए एक बार थोड़ा सा जरा माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं, क्योंकि अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सब सेट ऑफ रिएक्शंस होने हैं, बराबर है। दिस अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मेनली, बराबर। अच्छा, क्रेब साइकिल के कुछ दूसरे नाम भी है, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, जैसे ग्लाइकोलिसिस के दूसरे नाम भी थे, वैसे ही क्रेब साइकिल के भी सिनोनिम्स है, लाइक टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। लेट्स गो फर्दर, आगे पढ़ते हैं। ये देखो, ये मेरे हिसाब से क्रेब साइकिल है। मैं क्रेब साइकिल को सर्कुलर ना पढ़ा के मैं उसको बॉक्स फॉर्मेट में पढ़ाना इजी समझता हूं। तो बच्चों देखो, ये आपके पास क्रेब साइकिल है। यहां पर व्हाट हैव आई डन इज, हम जो है पहले कुछ मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, कुछ मैंने एनर्जी आउटपुट लिख दी। क्या आप देख रहे हैं, 1 NADH2 व्हेन इट विल एंटर इनटू सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो 3 ATP देगा। 1 FADH2 2 ATP देगा। 1 GTP जो कि आइसोमर है ATP का, वो ATP ही देता है। मेरा एक प्रश्न, अगर 1 NADH2 3 ATP देता है तो 10 NADH2 कितना ATP देगा? 10 NADH2 कितना ATP देगा? If 1 NADH2 is giving you 3 ATP, 10 NADH2 will give us, yes, 3 into 10 30 ATP, बराबर आंसर है, करेक्ट है। वैसे ही समझो 1 FADH2 gives you 2 ATP, 10 FADH2 will give you 20 ATP। एक FADH2 2 ATP देता है, 10 अगर लेंगे तो 20 हो जाएगा। समझो 2 FADH2 कितना ATP देगा? 2 FADH2 4 ATP देगा। 1 GTP 1 ATP देता है, तो 10 GTP कितना देगा? 10 ATP देगा। तुम समझे ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? तुमको समझना चाहिए, ऐसा अपने को मल्टीप्लीकेशन वगैरह भी करना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कैन यू कॉन्सेंट्रेट राइट नाउ ऑन ओनली दिस स्टेप। फिलहाल आप सब लोग को इसी स्टेप पे फोकस करना है और कोई स्टेप आगे सोचना नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, पाइरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड साइटोप्लाज्म में घूमते रहता है। किधर घूमते रहता है? साइटोप्लाज्म। वो ढूंढते रहता है माइटोकॉन्ड्रिया किधर है, किधर है, किधर है। हाँ, फिर माइटोकॉन्ड्रिया उसको मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से पाइरुविक एसिड आराम से चला जाता है। क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन वाज परमिएबल टू 3 कार्बन कंपाउंड। वो पाइरुविक एसिड चाहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को भी पार करके सीधा हेड ऑफ F1 पार्टिकल के अंदर चला जाए, क्योंकि उधर ही उसको ATP सिंथेस एंजाइम मिलना है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन बोलता है नहीं भाई, पाइरुविक एसिड तू बहुत जाड़ा है, मैं तेरे को अंदर आने दूंगा नहीं। तू 3 कार्बन कंपाउंड है, जा पहले 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जा, तब मैं अंदर आने दूंगा। तुम समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एक काम करते हैं, हम इधर एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी बना देते हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हमने बना लिया। तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पहले क्या हुआ रहेगा। हाँ भाई, पाइरुविक एसिड बन गया। कितना कार्बन है? 3 कार्बन। ये तो मजे से अंदर आ गया। जब इसको पार करने का बात हुआ तब प्रॉब्लम होती है। क्यों?
क्योंकि ये ना ये रास्ता थोड़ा नैरो, ये 2 कार्बन को ही जाने देगा और ये वाला 3 कार्बन को जाने देगा, समझे कि नहीं? तो पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड को अब कुछ तो करना पड़ेगा अपना साइज छोटा करने के लिए। हाउ कैन अ कंपाउंड ऑफ 3 कार्बन बिकम 2 कार्बन? ही हैज टू लूज 1 कार्बन। क्या आप देख रहे हैं, ये रहा वो कार्बन जो निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन था, वो 1 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करता है और करीब करीब एसिटिक एसिड जैसा कुछ बन जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि 2 कार्बन है। कैन यू अंडरस्टैंड द चेंज? कैन यू अंडरस्टैंड दिस नीड? तो मैं तो बोलूंगा यार, पायरुविक एसिड को झक मार के 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना पड़ा, निकालना पड़ा, और जो बना वो होता है एसिटाइल। क्योंकि एसिटाइल मूव नहीं कर सकता तो इसके साथ एक इंजन लगा दी जिसका नाम है कोएंजाइम ए। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। कैन आई से दैट दिस सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन happened within the mitochondrial membranes? Precisely, it happened, I would say, in the intermembranous space. उधर हुआ। इसमें एसिटाइल बन गया, इसीलिए इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, इसमें मेनली क्या हुआ है अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट। तो क्या मैं इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलूं तो चले आपको? डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकला है कि नहीं? साथ में NAD is getting converted to NADH2। अब आपको मेरी भाषा समझ में आनी चाहिए। NAD से NADH2 हो गया तो ये हाइड्रोजन कहीं से खींचा गया होगा। किधर से हाइड्रोजन लिया है? पायरुविक एसिड का हाइड्रोजन खींच के बाहर निकला। व्हाट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉल्ड एज डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन बोल सकते ही नहीं। तो बच्चों, ये वाले रिएक्शन को मैं डीहाइड्रोजनेशन बोल सकता हूं, बराबर है। एट द सेम टाइम ये वाले जो साइड में रिएक्शन है इसको मैं डीकार्बोक्सिलेशन बोल सकता हूं। दो डी अच्छा नहीं लग रहा है, डीहाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या कुछ और रिप्लेसमेंट कर सकते हैं क्या इस नाम का? जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोल सकता हूं, ऑक्सीडेशन। तो लेट मी रिप्लेस दिस नेम बाय ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नाउ द रिएक्शन हैपनिंग? इट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सही है मेरे बच्चों? इज दैट क्लियर? अच्छा, आप मेरे को थोड़ा सा एनर्जेटिक्स बताएंगे इसमें, एनर्जेटिक्स कि कितना एटीपी बना, लिनदिन क्या, ये वो। हाँ, अभी तक अपना स्कोर मुझे लगता है सब लोग एग्री कर रहे होंगे कि 8 एटीपी बन गया था। कैसे 8 एटीपी? 2 डायरेक्ट एटीपी मिली और 6 इनडायरेक्ट एटीपी मिली थ्रू NADH2। यस और नो? जो बाद में कैलकुलेशन में आने वाला है। ये किसका आई वुड से देन था? ग्लाइकोलिसिस का। इतना सब हम साइटोप्लाज्म में ही बना चुके थे। ठीक है, बराबर, करेक्ट। हाँ, इतने कुछ बच्चे नालायक होते हैं, 1-2 बच्चों का अटेंडेंस डिप हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है टॉपिक का, बट इनको अपनी दुनिया में रहना है। चलो जाने दो। सुनो, ग्लाइकोलिसिस बता दिया मैंने। अब सुनो, ये जो एक छोटा सा रिएक्शन था, ये इधर एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है, इसको हम एसिटाइलेशन बोल सकते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सही है। अच्छा, आप थोड़ा सोच के मुझे बताओ कि इसमें ये स्टेप में कोई एटीपी बनने वाला है क्या? एटीपी बनने वाला है क्या? कितना एटीपी? कितना एटीपी? डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो चलेगा, बताओ तो सही।
यस 6 ATP बनता है। 6 ATP इसलिए क्योंकि हमने 2 मोल लिखा हुआ है, 2 मोल्स। 1 NaDH2 will give me 3 ATP। क्योंकि इसके 2 मोल्स बने हुए थे तो इंटू 2 करना पड़ेगा 6 ATP। यस और नो? तो मेरे बच्चों जरा देख लो, मैं इधर क्या दिखा रहा हूं, यहाँ पर 6 ATP और मिल गया मुझे। और मिल गया मतलब पहले 8 थे, पहले 8 था कि नहीं? 8 8 + 6 कितना होता है? 8 + 6 कितना होता है? 8 + 6 14 होता है। 14 जो रेड बॉक्स में रखा है वो टोटल है, जो ब्लू बॉक्स में रखा है वो इंडिविजुअल स्टेप पे जितना मेरा है वो। सबको समझा? इस स्टेप का नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। किधर होता है ये? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के अंदर ही होता है, मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, इसी को हम एसिटाइलेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इधर एसिटिक एसिड इन द मूवेबल फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम में बना हुआ है, इसलिए इसको हम एसिटाइलेशन बोल सकते हैं। ये 2 बड़े बड़े रिएक्शन को एक्चुअली कनेक्ट करता है, लिंक करता है, इसीलिए इसको हम लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। ये जो एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस है, ये लिंक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस और प्रिसाइजली क्रेब्स साइकिल के बीच में। गेटिंग इट? चलो अब बच्चों, अब हम आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए पे पहुंच गए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, इफ यू सी, इट इज 2 कार्बन कंपाउंड, राइट? This reacts with already manufactured oxaloacetic acid, which is 4 carbon. 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन। तो हमको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिला मैट्रिक्स के अंदर, जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। क्या नाम है? सिट्रिक एसिड। इसीलिए इस प्रोसेस को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल के 3 सिनोनिम, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। द फुल फॉर्म इज ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या फुल फॉर्म है? ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, चलो तो ये बन गया अपना क्या? सिट्रिक एसिड बन गया। बच्चों नाउ बिफोर आई एक्चुअली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, द टाइम हैज कम व्हेन वी विल फर्स्ट मेमोराइज। देखो हमने ग्लाइकोलिसिस पहले याद किया था, फिर चीजें पढ़ाई थी, तो हम पहले एक बार सिट्रिक क्या नाम का क्रेब्स साइकिल को याद करते हैं। मुझे लगता है क्रेब्स साइकिल को ऐसे याद कराना चाहिए टीचर को। मैं इसको पूरे 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। दिस इज फर्स्ट 5 रिएक्शंस या फर्स्ट 5 थिंग्स टू बी मेमोराइज्ड. This is next 5 things to be memorized. Do you understand the advantage of teaching it in the box format? ठीक है, तो हम याद करें कुछ इस तरीके से। ये पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड, चौथा कंपाउंड, पांचवा कंपाउंड, 6th कंपाउंड, है ना, 7th, 8th, 9th, 10th मिला गया। आई होप यू अंडरस्टूड। ग्लाइकोलिसिस की तरह ही हम याद करने वाले हैं। तो बच्चों चलो अब हम पहले याद करते हैं। याद कैसे करना है? फर्स्ट 5 को हम 4-5 बार पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट 5 4-5 बार पढ़ेंगे, फिर क्लब करेंगे और पूरे 10 एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सो एवरीवन इन द सिंगल टोन इन द क्लास, इट इज सिट्रिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। फिर से नाम बोलेंगे, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। वन मोर टाइम, क्या नाम है? सिट्रिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। वन मोर टाइम, द लास्ट टाइम, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, बोलेंगे एक बार क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों? चलो याद करते हैं। क्या नाम है स्टार्टिंग के 5 का? स्टार्टिंग के 5 का क्या नाम है? सिट्रिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। वापस से क्या नाम है? सिट्रिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। लास्ट टाइम क्या नाम है? सिट्रिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड,
सुनो, हम लोग लास्ट स्टेप्स पे थे, क्या था? सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है? सक्सिनाइल कोएंजाइम पे सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। वन मोर टाइम, क्या है? सक्सिनाइल कोएंजाइम पे सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है? सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। हो गए पूरे 10 स्टेप, ठीक है? अच्छा, पूरे 10 स्टेप को एक बार अगर मेमोराइज करें तो बच्चों एक साथ मेरे साथ एक साथ बोलेंगे, क्या था? सिट्रिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। लास्ट टाइम क्या है? सिट्रिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बराबर है? ठीक है ना? तो देखो बच्चों, ये 10 स्टेप हो गए। अब बाई चांस अगर आपको याद करने में अभी दिक्कत होती है तो आप एक टेक्निक के जरिए भी याद कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली सुपर फनी मॉलिक्यूल। क्या नाम है? ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली सुपर फनी मॉलिक्यूल। इस टेक्निक का क्या मीनिंग है? इस टेक्निक का मीनिंग ये है, ये देखो, O स्टैंड फॉर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड का A यूज किया है, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड। टेक्निक समझा कैसे याद करना है? इससे आपको क्रेब साइकिल एकदम आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इसको क्रेब साइकिल की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से कर लेते हैं। यू शुड बी नोइंग दैट ओके, दिस इज स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 10। करेक्ट और नॉट? ठीक है। एक चीज और बच्चों, अगर आप इसमें देखें तो पहला जो स्टेप है वहां पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड जुड़ गया है और क्या बना है? सिट्रिक एसिड। लेकिन जुड़ने के लिए एक चीज चाहिए थी, वो है वाटर। अगर A+B जुड़े with the help of water, we can call it as condensation। बोलेंगे सर कंडेंसेशन क्यों बोला, हाइड्रेशन क्यों नहीं बोला? अरे अगर एक ही रॉ मटेरियल होता, उसको वाटर ऐड होता तो बोलने का हाइड्रेशन। यहाँ पर अपने पास 2 रॉ मटेरियल होंगे, एक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला और एक एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाला, तो कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए, है ना? इसमें वाटर ऐड हुआ, तो इस स्टेप को बोलते हैं कंडेंसेशन। सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। दूसरा वाला स्टेप जो है, दूसरा वाला मतलब थर्ड स्टेप इनफैक्ट, कैन यू सी वाटर मॉलिक्यूल्स अगेन एडेड बैक, इसको बोलते हैं रीहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? रीहाइड्रेशन। तुमको एक डाउट आना चाहिए, सर ये क्या चल रहा है? वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ,
फिर निकला, फिर आ गया, क्या हो रहा है? ऐसे ही होता है केमिस्ट्री, ऐसे ही है, बराबर। कुछ केमिकल चेंजेस लाने के लिए ऐसे हुए। अच्छा, जब आइसोसिट्रिक एसिड आ गया, कैन यू सी NAD is getting converted to NADH2. What is removal of hydrogen called as? Dehydrogenation या तो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन लिख देता है, बार बार हम लोग ऑक्सीडेशन लिख रहे थे, इसको डिहाइड्रोजनेशन लिख देते हैं, भाई खुश हो जा, ठीक है। अच्छा, माय पॉइंट इज क्या ये स्टेप में तुम्हारा ट्यूबलाइट नहीं चल रहा कि ये स्टेप में एनर्जी बनना चाहिए? कितना एनर्जी? 6 ATP। क्यों? क्योंकि ये 2 NADH2 बनेगा ना, 2 NADH2 गेट 6 ATP। अरे 6 ATP ऐड हुआ कितने में? 14 में। पहले 14 तक पहुंच गया था कि नहीं? 14 प्लस 6 इज हाउ मच? 20 ATP बनाना अभी तक, करेक्ट। फिर क्या होता है? कैन यू सी ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप का नाम क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। तो पहली बार एक लौता 5 कार्बन कंपाउंड बना इतने 30 स्टेप्स में, समझे? इंपॉर्टेंट स्टेप है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज द ओनली 5 कार्बन कंपाउंड, only 5 carbon compound found in Krebs cycle। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बोलता है वो ग्लूटामेट अमीनो एसिड बनता है, ग्लूटामेट और ये सब, ठीक है ना। फिर क्या? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम में। इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर निकल रहा है वापस से, ठीक है। अरे कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो मैं डीकार्बोक्सिलेशन बोलना चाहिए, साथ में NAD से NADH2 भी हो रहा है, तो ये डीहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन बोलो। क्या मैं इसको कंबाइन करके इस स्टेप का नाम क्या देता हूं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम दिया मैंने? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बोलेंगे सर कैसे नाम दिया? अरे मेरे भाई, इसके वजह से डीकार्बोक्सिलेशन है कि नहीं, और इसके वजह से ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? बराबर है ना। देन फिर क्या? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, इस स्टेप में कितने हैं, मतलब यू नो व्हाट इज द थिंग, इसमें ATP कितना होगा? सोचो ATP। अरे जहां पर ये NADH2 है वहां पे 6 ATP बनता है कि नहीं? 6 ATP। तो कितना हो गया बताओ? 6 ATP और ऐड हो गया, कितना स्कोर हो गया अभी? 26। कितना हो गया? 26। अरे 20 बना था कि नहीं पहले से? 6 मोर ATP, 26। अच्छा, देन फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए पे थोड़ा ध्यान दो। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए पे क्या होता है इधर? यहां पर इफ यू सी वाटर इज गेटिंग एडेड। अरे वाटर ऐड हुआ तो हाइड्रेशन होना चाहिए, साथ में GTP बनता है। GTP, व्हाट इज GTP? अनदर फॉर्म ऑफ ATP। क्या आप देख रहे हैं? एक GTP मतलब एक ATP होता है एनर्जी आउटपुट में। तो सब कुछ 2 बार हो रहा था कि नहीं? सब कुछ 2 बार, तो 2 GDP से 2 GTP बनता है, तो टोटल 2 GTP इज सिंथेसाइज। कुछ लोग को लगता है 2 GTP मतलब 1 GTP और 1 ATP, ऐसा नहीं है। It is 2 GTP का इक्विवेलेंट been mentioned here called as 2 ATP। Is that clear? तो इन शॉर्ट ये स्टेप में कितने ATP बने बताओ? 2 ATP। समझे? 2 ATP बना तो क्या हो गया? 26 प्लस 2 और कितने हो गए? 28, 28 ATP बन गया। फिर बाद में सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, ये देखो क्या हो रहा है? FAD से FADH2 बन रहा है, बराबर है। इसमें क्या होता है? एक FADH2 कितना ATP दे रहा है? 2, तो 2 बना ना, तो कितना देगा? 4। कैन आई राइट 4 ATP? अच्छा, व्हाट इज द स्टेप कॉल्ड एज? क्या बोलेंगे स्टेप को? वापस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उसको डीहाइड्रोजनेशन बोलो या तो ऑक्सीडेशन बोलो, आपकी मर्जी। तो मैंने ऑक्सीडेशन बोला है। इसमें ATP कितना बनेगा बोलो? 4। अगर मैं लिखूं
तो फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। 28 में 4 और ऐड करेंगे, कितना हो गया? 32 ATP। कितना? 32 ATP। फिर बाद में फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड में वाटर ऐड हो गया, तो ये हो गया क्या? हाइड्रेशन। तो इसमें कोई एटीपी होता नहीं। लास्ट स्टेप, मैलिक एसिड में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। वापस दिख रहा है, NAD से NADH2 बनता है, मतलब वापस से वही तुम्हारा क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, वो ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाएगा। इसमें कितना AT बनेगा? 6 ATP। 32 + 6 कितना हो गया? 38 ATP। आई होप इट्स परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ काम की चीजें बच्चों ध्यान से सुनो, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। किसी ने पूछा कि क्रेब्स साइकिल में कितना ATP बना? क्रेब्स साइकिल में तुमको याद है ग्लाइकोलिसिस में तो 8 बना था, 8 टोटल है 38। 38 - 8 इज 30, स्ट्रेट 30। उस 30 में से 6 ATP बनता है मेम्ब्रेन्स के अंदर। मेम्ब्रेन्स के अंदर 24 ATP बनता है उसके मैट्रिक्स के अंदर। कैन यू सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो मेम्ब्रेन पे बना वो 6 ATP, अंदर जो बना वो 24 ATP। ठीक है, टोटल हो गया 30 ATP। नाउ अब मैं तुमको ना इस टाइप के स्टडी का एक और एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंट बताता हूं बच्चों। क्रेब्स साइकिल जब आप बॉक्स के मैनर में स्टडी करते हैं तो कैसे याद रखना होता है, ध्यान से सुनो। हाँ, पहले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने का, दूसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देने का, तीसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने का। जहां पर ऐड किया उसी के डायगोनली ऑपोजिट एक और ऐड करो, उसी के डायगोनली ऑपोजिट एक और ऐड करो। एक और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने का स्टेप होता है, वो होता है स्टेप नंबर 7। तो लेट मी टेल यू, 4 जगह पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, सारे वो ऑड वाले स्टेप है। 1 3 7 9 चेक करो। 1 पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, 3 पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, मिला गया। दिस इज 4 5 6 7 पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, 8 9 पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया। कैसे याद रखेंगे? सारे ऑड नंबर पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, सारे ऑड नंबर पे एक्सेप्ट दैट 5 वाला स्टेप। हाँ, 5 पे नहीं होगा, राइट, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं। 1 3 7 9 पे याद। एक बात, जैसे ही 3 स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल का लेन देन खत्म होगा, उसके बाद दिस स्टेप नंबर 4, दिस स्टेप नंबर 6, दिस स्टेप नंबर 8, दिस स्टेप नंबर 10। इफ यू हैव अ क्लोज वॉच, the NAD/NADH2 is synthesized at every alternate step। इधर है, इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, इधर वापस है। कितना इजी हो गया, ब्यूटीफुल। समझा मैंने क्या बोला? क्रेब्स साइकिल याद करने के लिए 2-4 चीज याद रखेंगे। स्टेप नंबर, पहले 3 स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल का लेन देन कर दो। पहले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल ले लो, दूसरे में निकाल दो, तीसरे में ऐड कर दो। तीसरे के बाद स्टेप नंबर 4 6 8 10। क्या बोला मैंने? 4 6 8 10। इसमें आपको NAD/NADH2 बारी बारी ऐड करना होता है। तो स्टेप नंबर 4 में बना NAD/NADH2 है, यहाँ पर नहीं है। स्टेप नंबर 6 में है, 7 में नहीं है, 8 में है, 9 में नहीं है, 10 में है। वापस से बात समझा? क्लियर? खाली एक थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, फ्यूमेरिक एसिड को FAD लिखना पड़ेगा। फ्यूमेरिक एसिड है ना, तो उधर FAD लिखना पड़ेगा। F फॉर फ्यूमेरिक, F फॉर FAD। क्लियर? बराबर, सही है। हाँ सर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फ्रॉम मैलिक एसिड इज कॉल्ड एज। अरे भाई, इसको कुछ भी लिखो, इसको मैं तो दिख रहा है, मैं इसको डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकता हूं, इसी को ऑक्सीडेशन भी बोल सकता हूं। चाहिए आप वो लिखो, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है और वो निकलना तो ऑक्सीडेशन भी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए। क्लियर? अच्छा चलो, ये सब आपको
मोरल समझ गया रे। अच्छा एक और काम की बात बतानी मुझे। हाँ, आप नोटिस करो कार्बन डाइऑक्साइड एक यहां पर निकला, एक यहां पर निकला और एक यहां पर निकला, 3 जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड निकला कि नहीं? वो भी सब कुछ 2-2 बार हो रहा है। मतलब कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकले? 6 6 में से 2 निकला रहेगा उसके मेम्ब्रेन्स के अंदर और 4 निकले रहेंगे मैट्रिक्स के अंदर। टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलता है। चेक करो अपना सेल्यूलर रेस्पिरेशन का इक्वेशन, C6H12O6 plus 6O2 gives 6 CO2 and 6 H2। Can you sense 6 CO2 कहां से? 2 CO2 इधर प्लस 2 more CO2 here, 4 CO2 plus 2 more CO2 here, 6 CO2 हो गया। आखिरी कुछ बात, आप जब भी बॉक्स मैनर में लिखते हैं ना तो सब देखो इधर 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, लास्ट स्टेप में 6 to 5 करने का और उसके बाद 5 to 4 करने का, और इधर सारे 4 4 4 4 होने चाहिए, 4 4 4 4 कार्बन होने चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है, आई विल जस्ट टेक 5 more minutes to complete this Krebs cycle and then we'll wind up the session। ठीक है, ये सब हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार वाटर मॉलिक्यूल का लेन देन वाला स्लाइड एक बार बता दूं। वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप पे यूज हुआ, थर्ड स्टेप पे भी यूज हुआ, 7th स्टेप पे भी यूज हुआ और 9th स्टेप पे भी यूज हुआ। मिला कि नहीं? यही तो मैं आपको याद कर रहा था। 1 3 7 9, 1 3 7 9, 4 जगह पे वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज कर लिए अभी तक? 4 स्टेप में हर बार 2-2 यूज होने वाला है। एग्री करते हैं कि नहीं? तो कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज कर लिया हमने? यस, आई एम गेटिंग वेरी गुड आंसर। इट इज 8 वाटर मॉलिक्यूल्स वी हैव ऑलरेडी यूज्ड। तो वाटर मॉलिक्यूल के हिसाब से सोचो तो पहला वाटर मॉलिक्यूल में 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज कर लिया तो 2 का उधारी हो गया, इधर 2 और यूज कर लिया तो 4 का उधारी हो गया, 2 और यूज कर लिया तो 6 का उधारी हो गया, 2 और यूज कर लिया तो 8 का उधारी हो गया। 8 वाटर मॉलिक्यूल यूज मतलब -8 लिखना पड़ेगा, +8 आप कतई लिख नहीं सकते। तो देखो मैंने इधर टेबल में क्या लिखा है, टेबल में मैंने क्या लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल यूज्ड इज -8। -8 समझता है? -8। ठीक है। अच्छा वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कितने? प्रोड्यूस एक ही जगह पर बनता है, वो भी स्टेप नंबर कौन सा? स्टेप नंबर 2। ये ला देखो, ये ला, आप देखो जरा, ये वाले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बना कि नहीं? बन गया ना, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इधर बना कि नहीं बना? ये रहा, बन गया। तो ये हो गया +2 बराबर। ठीक है, नेट रिजल्ट इज व्हाट? -8 + 2 कितना होता है? -6। कितना होता है? -6। अंडरस्टूड? क्या मैं बोलूं? 6 molecules of what is extra used at the end of Krebs cycle। समझे? ठीक है, बराबर। बच्चों मैं आपसे चाहता हूं कि रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या था? C6H12O6 plus 6O2 gives 6 CO2 plus 6 H2O plus 38 ATP molecule। करेक्ट और नॉट? मुझे बताओ एक बात, हाँ, रेस्पिरेशन के लास्ट में 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस। अभी तक का सिचुएशन क्या है? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर एक्स्ट्रा यूज्ड। क्या समझा इससे? यार 6 वाटर मॉलिक्यूल का क्रेब्स साइकिल के आखिरी तक उधारी चढ़ा हुआ है, उधारी। जबकि पूरा रेस्पिरेशन खत्म होने पे अपने को 6 वाटर मॉलिक्यूल बना के लिबरेट करना है। आप मुझे बता दो -6 एंड +6 के बीच में कितने का गैप है? कितने का गैप है? हाँ, 12 का गैप है कि 12। -6 में तुम एक वाटर मॉलिक्यूल बनाए तो -5 होगा, एक और बनाया तो -4, -3, -2, -1, 0, फिर 6 और बनाने के। कितने बनाने के? 12। कहीं पर लिख लेंगे क्या? We need to synthesize 12 more molecules from now to get the final balanced equation।
क्रेब्स साइकिल के आखिरी तक सिचुएशन ये है कि हम 6 वाटर मॉलिक्यूल के उधारी में डूबे हुए हैं और पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन खत्म होते होते अपने को 6 वाटर मॉलिक्यूल बना के देना है। किसी ने 6 रुपए उधार लिया हुआ है और लास्ट में उसको 6 रुपए प्रॉफिट करके बाहर निकलने का, तो कितना कमाना पड़ेगा? 12 रुपए कमाने पड़ेंगे ना, ताकि वो उधारी पहले निपटा दे और फिर भी उसका 6 बफर बचे। अंडरस्टूड बच्चों? इज दैट वेरी वेरी क्लियर? लिख लिया सबने? क्या लिखना है स्टेटमेंट? एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल 6 molecules of water is extra used. So we need altogether 12 molecules of water to be produced further. 12 molecules of water to be produced further. So that 6 is given for Krebs cycle and another 6 will move out as end product. Another 6 will move out as end product. समझ गए बच्चों? सुन लो जरा, सुन लो। हाँ, 2 मिनट की और बात है। इफ यू सी, आज मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने आपको आज ग्लाइकोलिसिस पढ़ा दिया, क्रेब्स साइकिल पढ़ा दिया, करेक्ट और नॉट? ग्लाइकोलिसिस में हमको 2 NADH2 मिला था और 2 डायरेक्ट ATP मिला था, करेक्ट और नॉट? NADH2 इज इनडायरेक्ट ATP। अगर उसमें से डायरेक्ट ATP बनाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजना पड़ेगा, क्योंकि 2 NADH2 बना तो 2 into 3 each, this has a potential of giving me 6 ATP। क्या मैं बोलूं ये वाला जो है वो इनडायरेक्ट ATP है कि नहीं? बराबर। तो 6 ATP इनडायरेक्ट आए, 2 ATP डायरेक्ट आया, 6 + 2 कितना? 8 ATP ग्लाइकोलिसिस टोटल बना। क्रेब्स साइकिल में याद करो, नहीं तो मैं आपको तुमको दिखाता हूं कि 8 NADH2 और 2 FADH2 बनता है। If you are not able to memorize this, you are not able to recall this, go back to this। ये लो, ये देखो, काउंट करके बताऊं मैं 8 किधर बना? काउंट करके बताऊं? ये देखो, 2 NADH2 plus 2 more 4 NADH2 plus 2 more 6 NADH2 plus 2 more 8 NADH2, मिल गया 8 NADH2। साथ में 2 FADH2 मिला, साथ में 2 GTP भी मिला, यस और नो? मिला कि नहीं? तो इन चीजों को मैंने टेबल में अच्छे से बताया हुआ है, इधर आप देख लें एक बार क्या लिखा है। यस, तो क्रेब्स साइकिल में टोटल 8 NADH2 बनता है। अगर आप जानना चाहें तो 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में बनेगा और 6 मैट्रिक्स के अंदर बनेगा। टोटल कितने हो गए? 8। लेकिन हर एक NADH2 3 ATP देने की क्षमता रखती है, मतलब 24 ATP तो ऐसे ही मिल जाएगा। 2 FADH2 बनता है, लेकिन हर एक FADH2 2 ATP देता है, तो 4 मिलेगा, करेक्ट और नॉट? आप भूलना मत कि 2 GTP भी मिलता है, 2 GTP भी मिलता है, करेक्ट और नॉट? याद रखना, चाहे GTP हो चाहे डायरेक्ट ATP हो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 2 और 2 4 ATP मिले। तो इनडायरेक्ट ATP कितने? इनडायरेक्ट ATP चेक करो, 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस में बनेगा, 8 बनेगा क्रेब्स साइकिल में और 2 FADH2 बनेगा। कैन यू जस्ट सम इट अप? 2 + 8 कितना हो गया? 10 NADH2। एग्री करते हैं कि नहीं? लेकिन 10 NADH2 मेरे को 10 × 3 30 ATP देता है, और ये रहा 2 FADH2 2 × 2 4 ATP। क्या मैं बोलूं 34 ATP इनडायरेक्ट आया और 4 ATP आया डायरेक्ट, टोटल हो गया 38 ATP। समझे कि नहीं? हमेशा डायरेक्ट ATP को आप बोलिए डायरेक्ट सबस्ट्रेट से मिला, इसीलिए फॉस्फोराइलेशन सबस्ट्रेट पे हो गया। इनडायरेक्ट ATP को झक मार के ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना पड़ेगा। इन लोगों को हम बोलते हैं भैया ATP मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखो, ऑक्सीडेशन करोगे तो मिलेगा।
So it will be oxidative phosphorylation. Is that very clear to my students? क्या मैं बोलूं टोटल? टोटल तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखो बच्चों, टोटल मैं तुमको एक कहानी लिखता हूं, सुनो। टोटल एटीपी, मैं तो बोलता हूं टोटल एटीपी कितने हैं? 38। दिस विल बी अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, एक डायरेक्ट एटीपी और एक इनडायरेक्ट एटीपी। डायरेक्ट एटीपी को हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट एटीपी बच्चों 4 मिलती है, इनडायरेक्ट एटीपी मिलती है 34। ये 4 का स्प्लिटअप ऐसा है, ग्लाइकोलिसिस 2 एटीपी देगा, क्रेब साइकिल 2 एटीपी देगा। इनडायरेक्ट एटीपी जो 34 है, that is available of 2 variants, NADH2 and FADH2। अगर ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल ऐसा लिखूं तो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 मिला था और क्रेब साइकिल में 8 मिले थे। टोटल कितने हो गए? 10। टोटल कितने हो गए भाई? 10 हो गए। लेकिन एक NADH2 3 देता है, तो 10 into 3 कितना हो गया? 30 ATP। FADH2 अपने को डायरेक्टली क्रेब साइकिल देता है, तो 2 into 2 कितना हो गया? 4। यस और नो? तो ये रहा 30 NADH2 के रास्ते, 4 FADH2 के रास्ते, हो गया 34। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ बच्चों, न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं था, बराबर है? ठीक है, इतना जरा पढ़ के रखना, हम आगे कल बात करेंगे। ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग फिलहाल पॉज करता हूँ, किसी को कुछ डाउट